वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं और उसका नाम है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स बेसिकली हम उसमें क्या पढ़ते हैं, किन किन चीज़ों का जिक्र होना है और आज की वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें कवर कर रहे हैं, उन सब की पहले छोटी सी आधे मिनट में डिटेल्स जान लें, फिर हम प्रॉपर लेक्चर शुरू करते हैं। बच्चों, रेस्ट और मोशन के बारे में हमने पढ़ना है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है, उसकी तीन जो है वो मेजर टाइप्स हैं और फर्दर 3 टाइप्स और पढ़ेंगे हम जो ट्रांसलेटरी मोशन की हैं। उसके बाद हमने पोजीशन देखनी है क्या होती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में देखना है, डिफरेंस भी देखेंगे हम, स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है डिफाइन भी करेंगे, डिफरेंस भी देखेंगे, एक्सेलरेशन भी देखेंगे हम और एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव कब होता है ये भी देखेंगे। स्केलर और वेक्टर आज मैं आपको बड़ी डिटेल में समझाने लगा हूँ। आज आपको पता चल जाएगा वाकई कि डायरेक्शन चेंज करने से कितना फ़र्क पड़ जाता है हमारे क्वांटिटी के अंदर। फिर हमने ग्राफिकली उनकी जो है वो मोशन वगैरह है उनके ग्राफ बनाए हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की है और फिर इक्वेशन की जो 3 मोशन है उनको ड्राइव भी किया है। ये तो नहीं है पहली वाली, ये दूसरी, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये वाली थर्ड है। इन तीनों को ड्राइव किया है और लास्ट पर फिर हमने ग्रेविटी के बारे में भी थोड़ी सी बातें की हैं। तो बच्चों, ये हमारा आज का टोटल जो है ना चैप्टर है, इस चीज़ के बारे में हमने डिस्कस करना है आज के चैप्टर में और ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेसिकली। अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आपकी बुक में ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, पूरे चैप्टर में आपने जो जो चीज़ें याद करनी होंगी ना पूरे चैप्टर में से, वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं और हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो आपको अब निशान लगाने की ज़रूरत नहीं होगी कहाँ से कहाँ तक याद करना है, कहाँ से कहाँ तक नहीं करना है। जो काम की चीज़ें वो मैं ऑलरेडी मार्क कर चुका हूँ, हाईलाइट कर चुका हूँ। तो आपकी आधी सी टेंशन खत्म होने वाली है। बस आप कॉपी पेंसिल उठा लें कॉन्सेप्ट्स लिखने के लिए, क्योंकि मैंने आज बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई हैं, बहुत बेसिक डिफरेंस आपको पता है पर थोड़े बड़े लेवल के डिफरेंस भी मैंने बताए हैं। मतलब ये जो क्लास है आपकी, जो आज का ये लेक्चर है, ये आपको इन फ्यूचर जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं और काइनेमेटिक्स से डील कर रहे हैं तो आपको बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं टॉपिक को। तो काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि हम मोशन को स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, पर उसकी रीज़न नहीं जानते, उसकी कॉज के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम होता, ना ही हम उसको मालूम करना चाहते हैं। मतलब किसी भी बॉडी की मोशन को हम पढ़ेंगे, कौन सी मोशन है, सर्कुलर है, वाइब्रेटरी है, लीनियर है, रैंडम है, कुछ भी है, उसकी टाइप को पढ़ेंगे, पर किस वजह से है, इसमें किसी ने फोर्स लगाई है या किसी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में बॉडी मूव कर रही है या किसी दूसरी बॉडी के बाद टकराने के बाद इसके साथ क्या भी है, हमने कुछ नहीं पढ़ना है उसमें। हमने वजह तो पढ़नी नहीं है, हमने ना मोशन के पहले क्या हुआ है या क्यों हुई है मोशन, वो नहीं हमने पढ़ना, और मोशन के बाद क्या होना है और उसके बाद में क्या इफेक्ट्स हैं, कुछ नहीं पढ़ना हमने। हम जैसे पढ़ना है मोशन है, बस ठीक है, हमारा चैप्टर शुरू हो गया। कौन सी मोशन है, किस टाइप की मोशन है, बस हमारा चैप्टर इसी चीज़ से डील करेगा। तो उसमें बहुत सी टर्म्स यूज़ करते हैं जो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो कि मोशन से डील करेंगे, जो मैं इंट्रोडक्शन में बता रहा था आपको, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो काइनेमेटिक्स का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो बॉडी है वो मोशन में है वो, और उसके बारे में सारी डिटेल्स हम जानते हैं या जानेंगे इस चैप्टर में। तो उसके अलावा हमारे पास जो है वो ये आगे हम जो है वो स्केलर और वेक्टर जब डिफाइन कर लेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन सब चीज़ों की बात करेंगे। पहले तो हम जल्दी से ना बच्चों, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अभी जो मैं आपको करवाने लगा हूँ, ये डेफिनेशंस हैं। आपको इस चैप्टर का सही मज़ा जो है वो आना शुरू होगा स्केलर और वेक्टर वाले टॉपिक से। अभी तो जस्ट डेफिनेशन है, पहले 7-8 मैं जल्दी से वो डेफिनेशंस आपको कवर कराता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे थोड़ी डिटेल में। पर इन डेफिनेशंस के साथ जो चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट है, जो हमने इस बुक में से याद करनी है, वो मैंने हाईलाइट कर दी है। तो आप उसको हाईलाइट कर लें बुक में, ताकि आपको बाद में मसला ना हो कि क्या याद करना है क्या याद नहीं करना है। तो बच्चों, अगर कोई भी चीज़, असल में बात हमने किसी करनी है मोशन की, तो जब हम मोशन की बात करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए मोशन के ऑपोजिट क्या चीज़ है। अगर कोई बॉडी मोशन में है वो तो हमें पता है मोशन में, अगर वो मोशन में नहीं है तो किस चीज़ में है, तो फिर वो रेस्ट में है। तो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। वो कहते हैं ए बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। अगर भी जो उसकी सराउंडिंग है, जो इन्वायरमेंट है, जो उसके दाएं बाएं की चीज़ें हैं, उनके लिहाज से उस चीज़ की, उस बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो समझो वो रेस्ट में है। अब पोजीशन क्या होती है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आगे जो है इसके ऑपोजिट क्या चीज़ है कि वो पोजीशन चेंज कर रही होगी। तो अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो वो हम कहेंगे कि ये मोशन में है। और इसी टाइप की चीज़ के बारे में हमने आज की सारी डिस्कशन करनी है, यानी कि जो बॉडी मोशन में होती हैं। अब ये जो 2 टर्म्स है ना बच्चों, द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव। ये इसका मतलब ये है कि कोई बॉडी एक ही टाइम में रेस्ट में भी हो सकती है किसी रेफरेंस पॉइंट से, और किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट से वो बॉडी जो है वो मोशन में भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे एक पर्सन है इस बस में बैठा हुआ है,
और इस बस के अंदर 2-3 लोग, एक यहाँ बैठा हुआ बंदा, एक यहाँ बैठा हुआ, और ये बस मूव कर रही है और शीशे क्लोज हैं और बाहर नज़र कुछ नहीं आ रहा है। तो अब आप एक दफ़ा ऐसे देखें कि ये जो 2 लोग हैं आपस में, ये जो 1 पर्सन है और ये फर्स्ट और सेकंड जो पर्सन है, ये एक दूसरे के साथ रेस्ट में है। वो उसकी जो सीट है वो फिक्स्ड है, वो उन सीट्स के ऊपर बैठे हुए हैं, और वो जो उनके दरमियान डिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो 1 मीटर का है, तो वो 1 मीटर का ही है। वो उसके सामने बैठा हुआ, डायरेक्शन भी सेम है कि वो पर्सन जो पहले उसके सामने था अभी भी उसके सामने ही है, और कितने फासले पे बैठा हुआ है, वो 1 मीटर के फासले पे बैठा हुआ है। मीन्स वो एक दूसरे से रेस्ट में है। तो ओके, वो एक दूसरे से फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन के लिए रेस्ट में है और सेकंड पर्सन फर्स्ट के लिए रेस्ट में है। बट जैसे ही वो मिरर या वो जो शीशे लगे हुए उनको ओपन करते हैं, बाहर से लोग उनको देखना शुरू करते हैं, तो बाहर के लोगों के लिए वो दोनों लोग मोशन में हैं, वो दोनों लोग मूव कर रहे हैं बाहर के रेफरेंस से, क्योंकि पूरी बस मूव कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये 2 लोग एक दूसरे के, अगर बात करें एक दूसरे के रेफरेंस पॉइंट से, फर्स्ट के रेफरेंस पॉइंट से सेकंड वाला, सेकंड के रेफरेंस पॉइंट से फर्स्ट वाला रेस्ट में थे, बट जैसे ही हमने इसको बाहर से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो वो मोशन में है। तो ये 2 लोग जो यहाँ बैठे हुए थे वो एट द सेम टाइम रेस्ट पे भी हैं, मोशन पे भी हैं, पर उनका रेफरेंस पॉइंट ये डिसाइड करेगा कि वो रेस्ट में है या मोशन में है। और इसके अलावा ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है वो छोटा सा मैं आपको एक जो है उसकी रीज़न बता देता हूँ कि इस यूनिवर्स में हर चीज़ जो है वो मोशन के अंदर है। मैं एक पहले बड़े लेवल, मैक्रो लेवल पे बात करता हूँ, फिर माइक्रो लेवल पे। फॉर एग्जांपल, हमारी सबसे बड़ी जिस चीज़ को हम अभी इस तरह यहाँ मतलब स्टडी कर सकते हैं, सबसे पहले नंबर पर आती है वो अर्थ। अर्थ एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ी बॉडी है, वो मूव कर रही है। उसकी मोशन किस टाइप की है मैं आगे बताऊंगा। 2 तरह की मोशन कर रही है वो, अपने गिर्द भी मोशन कर रही है वो, और सूरज के राउंड अबाउट, ये सूरज के जो है वो एक कह लें पाथ में, एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में सूरज की गिर्द भी मूव कर रही है। उन दोनों मोशन को क्या कहते हैं आगे डेफिनेशंस आ जाएंगी। बट उसके बाद हम बात करें सोलर सिस्टम में हर चीज़ मूव कर रही है। अभी तक आपको शायद ये पता हो कि सन वो रेस्ट में होता है, जो प्लैनेट्स होते हैं यानी कि जो स्टार है हमारा सन जो है वो रेस्ट में है, और जो प्लैनेट्स हैं वो इसके गिर्द मूव कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं बेसिकली, या वो रोटेट नहीं बोलें आप कहें, वो रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा सन है वो खुद पूरे सोलर सिस्टम को लेके वो खुद भी वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। वो किसके गिर्द, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उस गैलेक्सी के सेंटर के गिर्द, जो बहुत हैवी ग्रेविटी रखती है सेंटर में, मे बी उसके सेंटर में कोई ब्लैक होल हो, उसके गिर्द वो मूव कर रहा है पूरा सोलर सिस्टम। और इस तरह के लाखों करोड़ों सोलर सिस्टम, मतलब सोलर सिस्टम नहीं, इस तरह का पूरा सिस्टम जो सन और स्टार को अपने साथ रखा हुआ है, हमारा वाला स्पेसिफिक है, इस तरह के पता नहीं कितने लाखों करोड़ों मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर वो सारे मूव कर रहे हैं। फिर इस तरह की कोई मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं पूरी यूनिवर्स के अंदर, और जो पूरी यूनिवर्स है उसके अंदर वो जो गैलेक्सीज है वो सारी की सारी मूव कर रही हैं, वो पूरी की पूरी यूनिवर्स एक्सपैंड कर रही है। तो ये जो एक्सपैंड हो रही हैं चीजें तो वो मूव कर रही हैं, तो इसका मतलब बड़े लेवल पर मोशन हो रही है। और वैसे मजेदार बात बताता हूं मैं आपको, जो फैक्ट वो ये है कि अभी तक मैंने जितनी भी बातें बताई हैं कि ये इतनी बड़ी यूनिवर्स है, कभी आप साइज ऑफ यूनिवर्स सर्च करें तो आपको पता चले कितनी बड़ी यूनिवर्स है। ये सिर्फ वो यूनिवर्स है जो ऑब्जर्वेबल है, जिसको हमने देख लिया हुआ है, और वो सिर्फ 4% है। 96% यूनिवर्स को अभी तक हमने ऑब्जर्व ही नहीं किया है। खैर, अब माइक्रो लेवल पे आ जाते हैं। मैक्रो लेवल की बातें हो गई हैं, अब जब माइक्रो की बात करेंगे हम, मैक्रो लेवल पे हमने पूरी जो है उस कायनात को छोटे लेवल पे, बड़े लेवल पे डिस्कस कर लिया। जब माइक्रो लेवल की बात करेंगे बच्चों, माइक्रो लेवल पर चीज़ें, हर चीज़ जो मैटर है ना, मैटर बेसिकली मेजॉरिटी अगर मैं बात करूं जो अभी तक आपकी क्लास में डिस्कस हुई है वो ये है कि मैटर 3 स्टेट्स से पाया जाता है। चौथी स्टेट उसकी प्लाज्मा है। पहली 3 क्या है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और प्लाज्मा भी इंक्लूड कर लो आप। वैसे मैटर की बहुत सी स्टेट्स हो सकती हैं, कोई 22 बोलता है, कहीं आर्टिकल में आपको 27 मिलेगा, कहीं आपको 13 मिलेगा, बहुत सी हैं, लेकिन मेजर 3 और उसके बाद प्लाज्मा चौथे नंबर पर आती है। तो इन सब स्टेट्स में एटॉमिक लेवल पर आप जब भी जाएंगे, आप स्टडी करेंगे तो आप सबको पता होगा कि उनमें मोशन हो रही होती है। कुछ रैंडम मोशन होती है, कुछ वाइब्रेटरी मोशन होती है, तो वो वाइब्रेशन कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल्स। एटॉमिक लेवल पर आप देख लें उसको, एटम्स जो उसके हैं वो मूव कर रहे होते हैं। तो छोटे से लेके बड़े लेवल तक हर चीज़ मोशन में है, तो इसलिए मोशन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम इस चैप्टर में मोशन को पढ़ते हैं। अब किस तरह की, अभी आपको एक रिलेटिव का मतलब मैं पहले समझा चुका था, अब कौन सी चीज़ किस तरह की मोशन कर रही है अब उसके बारे में बात करते हैं बच्चों। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे उसने थोड़ा सा जिक्र किया है कि यूनिवर्स सारी की सारी क्या है, मोशन के अंदर है, और हर चीज़ इस यूनिवर्स में मोशन के अंदर है। अब वो मोशन की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, आपके लेवल पर वो 3 टाइप्स में इसको वो कैटेगराइज करता है, या उसकी जो है क्लासिफिकेशन करता है। फर्स्ट क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन,
और ट्रांसलेटरी मोशन की आगे से 3 टाइप है, वो एक लीनियर है, एक रैंडम है और एक सर्कुलर है। इनकी बारी बारी से डेफिनेशन हम करेंगे। और उसके बाद सेकंड टाइप जो आ जाती है वो आ जाती है रोटेटरी मोशन की, और जो थर्ड टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन की, टू एंड फ्रो मोशन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों। सबसे पहले देख लेते हैं जो ट्रांसलेटरी मोशन है वो क्या होती है। वो यहाँ पे लिखी हुई है बच्चों, वो ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन वो ऑब्जेक्ट कर रहा होता है, या कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है अगर वो 2 काम नहीं कर रहा है। क्या कि वो रोटेट नहीं कर रहा है, उसकी रोटेशन नहीं हो रही है, बस वो किसी लाइन में मूव कर रहा है। वो लाइन जो है वो लाइन कर्व भी हो सकती है और स्ट्रेट भी हो सकती है बच्चों, ठीक है। ओके, इसी वजह से इसको आगे से हमने 3 टाइप्स इसकी बनाई हैं। ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल जब आप देखोगे तो वो यहाँ पे इस डायग्राम में आप जो है ये जो फेरिस व्हील जो है वो मूव मोशन जो उसकी है वो ट्रांसलेटरी मोशन की एक टाइप है। आगे बहुत सी टाइप्स और भी आने वाली हैं। अब लीनियर मोशन क्या होती है बच्चों, गौर से सुने। जो लीनियर मोशन है ना, उसका मतलब ये है कि स्ट्रेट लाइन में कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो वो लीनियर मोशन है। फॉर एग्जांपल ये जो बॉल है इसको हवा में से ऊपर से कुछ हाइट से छोड़ते हैं, वो बिल्कुल सीधा नीचे आके गिरेगा, तो ये कौन सी मोशन हो गई इसकी जो डाउन फॉल, ये जो है फॉलिंग डाउन यहाँ लिखा हुआ है, जो नीचे गिरेगा ये, तो इसकी जो है मतलब डाउनवर्ड जो इसकी मोशन है उसको हम बोलेंगे कि भाई ये है लीनियर मोशन। और एरोप्लेन्स जो है वो फ्लाइंग इन स्ट्रेट इन एयर, ये जो मैंने हाईलाइट किया, आप इसको एग्जांपल के लिए याद कर लें, चाहे ये याद कर लें चाहे ये एग्जांपल याद कर लें, ये इसकी एग्जांपल, क्योंकि कोई भी आप जब डेफिनेशन याद कर रहे हैं तो 2 नंबर के लिए आपको उसकी एग्जांपल देना जरूरी है, तो आप उसकी एग्जांपल लाजमी दिया करें। ये होगा। नेक्स्ट आती है बच्चों सर्कुलर मोशन। अब उसके नाम से जाहिर है किसी सर्कल में मोशन हो रही होगी, तो कहते हैं द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज द सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन जो हो रही होती है वो किसी सर्कुलर पाथ पर हो रही होती है। एक ऑब्जेक्ट होता है वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रहा होता है, मोशन कर रहा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख लें, एक तो ये भी कह सकते हो आप कि एक जो पत्थर है वो रस्सी से बांधा हुआ है और उसको हम घुमा रहे हैं, ये भी एग्जाम्पल ठीक है। या ये जो एक ट्रेन है जो खिलौना है वो भी सर्कुलर ट्रैक पर मूव करे, ये भी ठीक है। या अगर आपने इधर से करना है तो मैंने हाईलाइट कर दिया है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो सर्कुलर मोशन है, एक सर्कल में मूव कर रही है अर्थ किसके, सन के। और इसी तरह से जो चांद है वो जमीन के गिर्द मूव कर रहा है, वो भी सर्कुलर मोशन ही कर रहा है। ये हो गए बच्चों। आगे बच्चों नेक्स्ट इसकी जो है वो है एक रैंडम मोशन टाइप है। अब रैंडम मोशन क्या होती है, इसको कहते हैं बेतरतीबी, इररेगुलर, डिसऑर्डर किस्म की जो है वो, ये डिसऑर्डर है किस्म का वो मोशन का। यानी कि कोई बॉडी यहाँ से शुरू पहले इधर चली गई, फिर उधर चली गई, फिर इधर चली गई, फिर इधर आ गई, यानी कि ये ऐसे मूव करी जा रही है, रैंडमली मूव कर रही है। तो ये क्या है, इसकी एक रैंडम मोशन है। और अब इसमें एग्जांपल क्या दोगे आप कह दोगे कि जो मॉलिक्यूल्स की, गैस के मॉलिक्यूल्स की जो मोशन होती है, वैसे शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको आपको डिफाइन करना है आपने किस टाइप की मोशन है। लेकिन ये आगे फर्दर टाइप किसकी आती है, रैंडम मोशन की टाइप है कि रैंडम मोशन में जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं जो उनकी मोशन होती है वो रैंडम होती है। उसकी एग्जांपल दे सकते हो आप, या फिर ये कर सकते हो मोशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स इज रैंडम मोशन, यानी कि उनकी कोई तरतीब नहीं है, कभी कहीं कभी कहीं, कहीं से उड़े, कहीं से बैठ गए, कहीं और जगह से उड़ के फिर अगली जगह पे बैठ गए, वहां से उड़ के कहीं और बैठ गए। या फिर जो इंसेक्ट्स है यहाँ से दाएं बाएं होते, लेफ्ट राइट, ये इस तरह से आगे पीछे चलते रहते हैं, मतलब बिल्कुल टोटल रैंडम मोशन होती है इनकी। तो ये हो गए 3 टाइप्स ट्रांसलेटरी की। फर्स्ट क्या थी, लीनियर, दूसरी सर्कुलर, तीसरी रैंडम। और इन सबको इकट्ठा करें तो हम ये एक कैटेगरी बनती है और वो है ट्रांसलेटरी मोशन। सेकंड टाइप है बच्चों रोटेटरी मोशन की। अब रोटेटरी मोशन क्या होती है, अब उसको देख लेते हैं बच्चों। जो रोटेटरी मोशन है ना वो है बेसिकली स्पिनिंग मोशन ऑफ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस, अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करना। जैसे पहिया जो है ये अपने एक्सिस के गिर्द रोटेट करता रहेगा, कौन सी मोशन है, ये रोटेटरी मोशन है। आप फिंगर के ऊपर इस बॉल को यूं इस तरह से रोटेट करवाते रहें तो ये कौन सी मोशन हो जाएगी, ये मोशन हो जाएगी रोटेटरी मोशन। या आप इस बॉल को स्पिन करवा सकते हैं, बात सेम है। लेकिन ये जो पॉइंट है ना, ये जो लाइन है ऐसे, और इसमें भी एक यहाँ पे एक लाइन होगी जिस पर ये मूव कर रहा होगा, उसको क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। जो कहते हैं वो एक्सिस के गिर्द, यहाँ एक वर्ड यूज हुआ एक्सिस के गिर्द मोशन हो रही होती है। अब एक्सिस क्या होता है उसको भी मैंने यहाँ ऊपर मार्क कर दिया हुआ है। मैंने बताया है कि जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करते जाऊंगा। तो एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच आ बॉडी रोटेट्स, जिस लाइन के राउंड अबाउट वो बॉडी रोटेट कर रही है उसको हमने एक्सिस बोलना है। अब एक्सिस तो हमने उसको बोल दिया, एक्सिस की डेफिनेशन हो गई, ये टॉपिक हो गया क्लोज। लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात है कि ये मोशन जो है रोटेटरी और जो सर्कुलर है वो मिलती जुलती हैं। उनमें डिफरेंस क्या है आपकी खुद की बुक बताती है। वो ये कहती है, बुक में लिखा हुआ है कि इन सर्कुलर मोशन द पॉइंट, वो कह रहे हैं कि अबाउट विच आ बॉडी गोज अराउंड, यानी कि इज आउटसाइड द बॉडी। वो ये कह रहे हैं कि एक सर्कुलर मोशन के अंदर जिस पॉइंट के गिर्द बॉडी रोटेट कर रही होती है वो पॉइंट उस बॉडी के बाहर होता है। जैसे सूरज है हमारा, सूरज यहाँ पे होता है और जमीन यहाँ चक्कर काट रही होती है, तो जमीन इधर है कहीं और सूरज बड़ा होता है, तो सूरज के गिर्द वो जो चक्कर काट रही है जमीन, वो सूरज तो जमीन का हिस्सा नहीं है ना, उसके बाहर है।
तो नेक्स्ट हमारे पास जो रोटेटरी मोशन की बात करेंगे तो उसमें वो जो ये कहते हैं इन रोटेटरी मोशन द लाइन अराउंड विच बॉडी मूव्स अबाउट इज पासिंग थ्रू द बॉडी इटसेल्फ। जिस लाइन के राउंड अबाउट यानी जो एक्सिस होता है जिसके राउंड अबाउट मोशन हो रही होती है वो उस बॉडी के अंदर से पास करता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है, याद करिएगा, याद कर लीजिएगा। मैंने इसको जो है ना यहाँ पे वो मार्क कर दिया, हाईलाइट कर दिया। बच्चों आगे चलते हैं, आगे वो एक दो चीज़ें और भी बताता है। अब वो क्या है, वो ये है द मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन इज सर्कुलर मोशन एंड नॉट द स्पिनिंग मोशन। जब अर्थ ने मूव करना है, रिवॉल्व करना है सन के अराउंड, ठीक है, तो वो सर्कुलर मोशन है। बट जो अर्थ है ना वो खुद अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट करती है, जिससे दिन और रात बनते हैं, यहाँ लिखा हुआ है डे और नाइट बनते हैं, उसकी वजह से वो रोटेटरी मोशन है कि अर्थ अपने ही एक्सिस के गिर्द रोटेट कर रही होती है। तो वो कौन सी मोशन हो गई, रोटेटरी मोशन हो गई। और अगर वो सूरज के गिर्द एक सर्कल में मूव कर रही, वो सर्कुलर मोशन हो गई। एक सर्कल जो है वो कंप्लीट होता है, हमारी अर्थ एक पूरा चक्कर लगाती है सूरज के गिर्द गोल दायरे के अंदर, उसको 360 या 365 दिन, ये मतलब डिफरेंट टाइप डिफरेंट डेटा लिखा होता है। तो मैं 365 यहाँ मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इतने डेज में लेट कर लेते हैं, लेट नहीं कर लेते एग्जैक्टली इतना, मतलब थोड़ा कम ज़्यादा है, पॉइंट्स में आ सकता है। इतने डेज में जो हमारी अर्थ है वो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है, और इसको हम एक साल कहते हैं। बेसिकली मैंने इसको रिलेट किया है साल से, तो साल में हम 365 दिन मान के चलते हैं। तो इसलिए मान के चलते हैं क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो 365 दिन में सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है, एक सर्कुलर मोशन में जो है उसको वो एक कंप्लीट हो जाती है, उसकी वो जो चक्कर एक कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन के दरमियान थोड़े डिफरेंस आए हैं, उनको देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है बेसिकली ट्रांसलेटरी में और रोटेटरी में। रोटेट करने में बड़ी क्लासेस का टॉपिक है, पर यहाँ मैंने तुम्हें थोड़ा थोड़ा हिंट दिया है ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए चीज़ों की, थोड़े आप बड़े लेवल पर सोच सके। बच्चों डिस्प्लेसमेंट होता है ट्रांसलेटरी मोशन में, और डिस्प्लेसमेंट की बात हम आगे करेंगे, हम उसी को पढ़ेंगे। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है किसके अंदर, रोटेटरी मोशन के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हम मैथ्स की बात करते हैं, बाकी तो आप सारे देख लीजिएगा, मैंने जो तुम्हारे लिए बताने वाले थे मैंने वो बता दिए। इधर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जो ट्रांसलेटरी मोशन है उसमें फोर्स F = m में होती है। बट जब कोई बॉडी रोटेट करती है ना, उसके लिए हम फोर्स उसके लिए नहीं यूज़ करते हैं, जो है वो टर्म हम कहते हैं टॉर्क। ये जो बॉडी है उसका ये टॉर्क है, और वो = होता है I क्रॉस अल्फा। ये आगे आप बड़ी क्लासेस में आप पढ़ोगे, छोटी क्लासेस में आप इसको इस तरह से पढ़ रहे होते हैं कि ये हमारे पास ये जो टॉर्क होता है यहाँ पे आएगा 30 चैप्टर में, तो हम इसकी बात करेंगे, वो F क्रॉस D करके या L करके आपको फॉर्मूला बताएगा उसका, ठीक है। और बाकी चीज़ें आप देख लीजिएगा अगर आपको इनमें इंटरेस्ट है। बड़ी क्लासेस की चीज़ें, पर मैंने यहाँ पे डिफरेंस दे दिया है कि जिस बच्चे को इंटरेस्ट है वो एक दफ़ा इनको रीड कर ले। इंशाल्लाह आप बड़ी क्लासेस में इसको ज़रूर रीड करने वाले हैं अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो। नेक्स्ट बच्चों आखिरी टाइप की जो है मोशन की आखिरी टाइप आ गई है, और इसके बाद हमारा जो है वो इंटरेस्टिंग टॉपिक शुरू होने वाला है, जो कि है स्केलर और वेक्टर का, और फिर आगे सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक ही हैं। तो बच्चों बेसिकली रोटेटरी मोशन या रोटेटरी खत्म हो गई है, वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है बेसिकली उसको देखते हैं। वो कहते हैं टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। एक बॉडी ने अपनी मीन पोजीशन, या यहाँ पे इसकी ये मीन पोजीशन है, अगर मैं इस पेंडुलम की बात करूँ, ये इसकी मीन पोजीशन है, इसकी ये यहाँ पे 2 आगे जाएगी तो 2 वापस आएगी तो फ्रो, इधर भी टू एंड फ्रो मोशन जो इसकी है वो क्या है बच्चों, इस टाइप की मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं। मीन पोजीशन से आगे पीछे क्या बॉडी ने मूव करते रहना है, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको हम बोलेंगे कि ये इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक अबाउट इट्स मीन पोजीशन, ये इसकी एग्जांपल है। इसके अलावा ये जो हमारे पास झूला होता है ये भी इसके एग्जांपल है, आप कर सकते हैं दोनों एग्जांपल, ठीक है। ये किसकी एग्जांपल है बच्चों, ये एग्जांपल है वाइब्रेटरी मोशन की। अब जरा छोटी सी यहाँ पे मिनी कहते हैं उसको एक्सरसाइज वो आई है, उसको देख लेते हैं कि आपको कितनी समझ आई है। उससे पहले यहाँ पे कुछ MCQs बन सकते हैं, मैंने उसको भी मार्क कर दिया है, हाईलाइट कर दिया है। वो क्या है, अ बॉडी इज मूविंग, क्रेडल मूविंग टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द हमर ऑफ अ ringing electrical bell and the motion of the sting of a star are some of the example of vibratory motion। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं कि अगर ये वाली मोशन है तो भी हम इसको उसी में लाएंगे वाइब्रेटरी में, अगर वो हमर की है और रिंगिंग इलेक्ट्रिक बेल के अंदर तो उसको भी हम इसी में लाएंगे, इसी कैटेगरी के अंदर, और अगर वो कोई मतलब जो है वो स्टार वगैरह है उसकी स्टिंग्स की जो मोशन है उसको भी हम इसी के अंदर लाएंगे। तो ये हो गए हमारे पास एग्जाम्पल या MCQs आ सकते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। आगे बच्चों जो है ना हमारे पास ये मिनी एक्सरसाइज है, तो उसमें वो कहते हैं व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट।
तो हमने डेफिनेशन पढ़ा था कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के अकॉर्डिंग या उसकी सराउंडिंग के रिस्पेक्ट से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर, बच्चों पोजीशन में आगे बताता हूँ क्या होती है, तो पोजीशन चेंज अगर वो नहीं कर रही है तो समझो वो बॉडी किस चीज़ के अंदर है, रेस्ट के अंदर है। तो ये तो हमने डिफाइन कर लिया था। गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी दैट इज एट रेस्ट एंड इज इन मोशन एट द सेम टाइम। मैंने बताया था कि बस के अंदर जो बैठे हुए बच्चे हैं वो एक दूसरे के बच्चे दूसरे बच्चों के रेफरेंस से वो एक दूसरे के रेफरेंस से रेस्ट में हैं, पर जो बस के बाहर लोग हैं उनके रेफरेंस से वो किस चीज़ के अंदर है, मोशन के अंदर है। अगर इस अर्थ पे हर चीज़ जहाँ पे है वहीं पर मतलब फ्रीज हो जाए, बिल्कुल भी मूव ना करे, फिर भी जब हम अर्थ से बाहर जाएंगे, मार्स से देखेंगे हम, किसी और प्लेनेट से देखेंगे हम, या चांद वगैरह पे जाकर देखेंगे तो हम सब मोशन में होंगे। तो ये इस तरह से इसका रेफरेंस पॉइंट डिसाइड करता है कि कौन सी चीज़ मोशन में है और कौन सी चीज़ रेस्ट में है। तो हर चीज़ मोशन में है बेसिकली, हम इस चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। बस उसका रेफरेंस पॉइंट डिसाइड कर लो आप। जैसे अब मैंने बताया पूरी अर्थ हम रेस्ट में मान के चलें तो मार्स से रेस्ट तो खुद रोटेट भी कर रही है और सर्कुलर पाथ पे मूव भी कर रही है, तो वो मोशन में है। तो उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो सारे भी मोशन में नजर आएंगे। तो बच्चों आगे तीसरे क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में वो ये कहता है एक बॉल है वो वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, तो उसकी कौन सी मोशन होगी, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसको लीनियर मोशन बोलेंगे। अगर कोई बच्चा स्लाइड से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो क्या है, वो भी उसकी लीनियर मोशन होगी। और अगर कोई प्लेयर है वो ग्राउंड में भाग रहा है, उधर मूव कर रहा है दाएं बाएं आगे पीछे, तो उसकी वो कौन सी मोशन होनी है, उस प्लेयर की मोशन होनी है रैंडम। और जो फ्लाइट ऑफ बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई ने भेजन एक जगह से उठना दूसरी जगह बैठना फिर उधर से उठना, मतलब रैंडम मोशन है उसकी भी, कहीं भी उड़ेगी कहीं भी बैठेगी, कोई तरतीब नहीं है उसकी। ऐसा नहीं कि सर्कुलर पाथ पे होगी या रोटेट करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे सीधी चलेगी वो सीधी उड़ेगी, ऐसा भी नहीं है। ओके, तो उसकी रैंडम हो गई। एक एथलीट है वो रनिंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, अगर सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है वो तो उसकी सर्कुलर मोशन होगी। और जो व्हील की मोशन होती है वो हमने पहले डिस्कस कर लिया, वो रोटेटरी मोशन होती है। और जो ये क्रेडल की होती है या झूले की जो होती है वो क्या है, वो भी हमने भी डिस्कस कर लिया है कि वो वाइब्रेटरी होती है। तो बच्चों आगे आते हैं, हमारा जो नया टॉपिक शुरू होने वाला है वो है स्केलर का और वेक्टर का। और अब इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि स्केलर और वेक्टर क्या होता है। उसके पहले स्केलर होती है, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है सिर्फ मैग्नीट्यूड से। फॉर एग्जांपल, अच्छा मैग्नीट्यूड क्या होती है पहले वो देख लो। ये मैंने यहीं पे हाईलाइट किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू विद एन एप्रोप्रिएट यूनिट। कि मतलब एक कोई भी मैग्नीट्यूड है उसके साथ यूनिट लगा हो तो वो उसकी मैग्नीट्यूड है। फॉर एग्जांपल 2.5 kg, तो 2.5 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है, यूनिट है। तो ये एक होगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी। इसी के साथ 40 सेकंड, 40 न्यूमेरिकल वैल्यू, सेकंड यूनिट, तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से वो आगे कहता है 1.8 मीटर, तो 1.8 के साथ मीटर लगा हुआ है, मीटर यूनिट है, 1.8 न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो ये सारी की सारी एग्जाम्पल किस चीज़ के, स्केलर की एग्जाम्पल्स हैं ये। और ठीक है, ये स्केलर है हमारे पास, एक मिनट बच्चों, हाँ ठीक है। तो ये जो हमारे पास स्केलर है ये कंप्लीटली डिस्क्राइब रहता है मैग्नीट्यूड से, पर मैग्नीट्यूड खुद में दो चीज़ें रखती है। पहली चीज़ उसकी वो मैग्नीट्यूड में मैग्नीट्यूड में पहली चीज़ उसकी होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी चीज़ होती है उसका यूनिट। तो ये दो चीज़ें होंगी तो हम कहेंगे ये वेक्टर है। लेकिन जब हम बात करेंगे, वो स्केलर है, जब हम बात करेंगे वेक्टर्स की, तो वेक्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वेक्टर में हम डायरेक्शन भी बताते हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ क्या चीज़ ऐड होनी है, डायरेक्शन। तो अगर हम इसको ऐसे देखें कि जो वेक्टर होता है उसमें बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है, पहले नंबर पर होती है वैल्यू, कौन सी, न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद क्या होता है, यूनिट होता है। यूनिट के बाद क्या होता है, डायरेक्शन होती है। बच्चों ये तीन चीज़ें होती हैं। अब इन दोनों को मिला के हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं, तो हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड खुद में दो चीज़ें रखती है, वैल्यू और यूनिट। तो ये सारी चीज़ें जब होंगी तो हम क्या बोलेंगे, मतलब एक डायरेक्शन एक्स्ट्रा चीज़ आ गई है। डायरेक्शन होती है किसके अंदर, स्केलर क्वांटिटीज़ के अंदर, तो वेक्टर क्वांटिटीज़ के अंदर डायरेक्शन होती है। तो ये हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेक्टर होते, मैं आगे यहाँ डिफरेंस थोड़ी डिटेल में बात करूँगा। तो मैं अभी वैसे बता देता हूँ कि स्केलर जो होते हैं वो सिर्फ मैग्नीट्यूड से कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाते हैं, बट जो वेक्टर होते हैं वो कंप्लीटली डिस्क्राइब नहीं होते मैग्नीट्यूड से। मैं डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल, आपने यहाँ से यहाँ, ये आपका स्कूल है और यहाँ होम आपका घर है, आपने घर से स्कूल जाना है, तो आप किसी को बताते हैं कि 5 मिनट में मैं स्कूल पहुँच जाता हूँ। तो जिसको आपने बताया वो 5 मिनट में आपका स्कूल जो है वो, मतलब वो बंदा जिसको आपने बताया है कि 5 मिनट लगते हैं मुझे स्कूल पहुँचने में, वो कभी भी 5 मिनट बाद आपके स्कूल नहीं पहुँच सकता जब तक आप उसको ये ना बताएं कि भाई इस तरफ चलोगे तो 5 मिनट में स्कूल पहुँचोगे। अगर वो उधर चला गया तो बस पूरी
जिंदगी नहीं पहुंच सकता, उधर चला गया तो भी काम खत्म है, इस तरफ चला गया तो भी काम खत्म है। तो उसको डायरेक्शन बताना जरूरी है। तो जिस तरह से हम एड्रेस बताते हैं किसी को भी, तो उसको बताना होता है कि भाई इस तरफ जाओ, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, तो या सीधे चलते जाओ, तो या वापस आप टर्न लो। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें डायरेक्शन बताना ज़रूरी होती है। तो जब डायरेक्शन बताना ज़रूरी है तो हम कहेंगे कि जब डायरेक्शन की बात हो गई तो वो चीज़ क्या है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि स्केलर और वेक्टर में डिफरेंस क्या होता है बच्चों। यहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस है, गौर से देखें। वो कहते हैं स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। इसमें मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। उसके बाद स्केलर क्वांटिटी की सिर्फ वन डायमेंशन होती है, ये 1D 2D 3D मतलब 3 डायमेंशन तक हो सकती हैं। इनके बारे में बड़ी क्लासेस में आप डिटेल में बात करने वाले हो। एनी चेंज इन स्केलर क्वांटिटी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ, अगर कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे हम तो उसकी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। पर इसमें अगर आप मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करते, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो भी क्या हो जाएगा, वो जो है वो क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। वेक्टर की क्वांटिटी चेंज हो जाती है डायरेक्शन चेंज करने से, और या दोनों में भी चेंज हो सकती है इसकी। और स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजोल्व, अब इसको स्केलर क्वांटिटी को हम रिजोल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो उसकी मैग्नीट्यूड वही रहेगी, उसकी डायरेक्शन का तो कोई लेना देना है ही नहीं। पर इसको हम साइन और कोस के अकॉर्डिंग एंगल बना के हम इसको वो कर सकते हैं, रिजोल्व कहते हैं उसको। जैसे आपने करना भी है अगली क्लासेस में, वो क्या होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना के हम उसको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, या परपेंडिकुलर कंपोनेंट आप पढ़ते हैं उसमें हम उसको क्या कर देते हैं, रिजोल्व कर देते हैं। किस चीज को, फोर्स को करना सीखा है आपने, लेकिन आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को इस तरह से रिजोल्व कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि अगर हम स्केलर क्वांटिटी के ऊपर मैथमेटिकल कोई ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर हमेशा स्केलर मिलेगा हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर आप एक स्केलर और एक वेक्टर से डील कर रहे हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, वेक्टर आएगा। बट जब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब हम एक स्केलर और क्वांटिटी को, स्केलर क्वांटिटी का हो गया, जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम स्केलर के साथ कुछ उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, कुछ उसके ऑपरेशंस लगाते हैं, तो क्या होता है, तो वो कहते हैं कि अब पहले नंबर पे वो कहते हैं अगर प्रोडक्ट लेना है आपने, डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना आप, तो हमें आंसर जो मिलने वाला है वो स्केलर मिलने वाला है। बड़ा डिफरेंट किस्म का ये एक फिनोमिना है, याद रखिएगा। हमारी बुक में इसकी एग्जांपल भी आती है, वो आती है वर्क डन में। वर्क डन के अंदर आप फॉर्मूला में देखो, W = F.D। F क्या है, फोर्स, और फोर्स बेसिकली खुद में एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। सेकंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वो क्वांटिटी है, कौन सी वाली, वेक्टर क्वांटिटी है। तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनका प्रोडक्ट हो रहा है, लेकिन प्रोडक्ट कौन सा है, डॉट प्रोडक्ट है। तो डॉट प्रोडक्ट जब भी दो वेक्टर्स का होता है तो आंसर हमें स्केलर मिलता है, और वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से मतलब इसके अलावा जितने भी ऑपरेशंस हैं उनमें सब में वेक्टर आंसर मिलेगा। एक क्रॉस प्रोडक्ट होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास देखें, क्रॉस प्रोडक्ट ले लो या उनको ऐड कर लो या उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, सब में आंसर क्या मिलेगा, वेक्टर ही मिलेगा। बट ये एक केस ऐसा है कि डॉट प्रोडक्ट हो वेक्टर्स की तो आंसर स्केलर मिलता है। मतलब जो वर्क डन होगा ना, जो हमें आंसर मिलेगा वर्क डन, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, उसमें डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं होगी, हालांकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बतानी होती है। खैर ये आगे क्लासेस में आप पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे। अब इसी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो लेंथ हो गया, इधर स्केलर की एग्जाम्पल देख रहा हूं मैं, लेंथ है, मास, एनर्जी, डेंसिटी वगैरह इसकी एग्जांपल है। इधर अगर हम देखें डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, फोर्स है, इनको हम आगे डिस्कस भी करेंगे थोड़ी डिटेल में, ठीक है। अब हम यहाँ पे कि वेक्टर्स को रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर्स को कैसे हम लिख सकते हैं, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन क्या है वेक्टर्स की, तो वो देख लेते हैं। तो वो कहते हैं पहले नंबर पर देख लो कि टू डिफरेंशिएट अ वेक्टर फ्रॉम अ स्केलर क्वांटिटी वी जनरली यूज बोल्ड लेटर्स। हम उनको थोड़ा मोटा करके लिख देते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस हो सके, या फिर जैसे यहाँ लिखा हुआ है ये तीनों को ये बोल्ड करके लिखा हुआ है, या फिर हम उनके ऊपर छोटा सा एक लाइन लगा देते हैं, बार लगा देते हैं यहाँ पे, या हम उनके ऊपर एक एरो हेड कर देते हैं, उनके ऊपर ये वाला साइन लगा देते हैं। इसको रे कहते हैं बेसिकली। बच्चों ये मैंने थ्योरम 10th क्लास के जब थ्योरम 9th क्लास के जब मैंने थ्योरम करवाए थे, इसी चैनल पर मैंने अपलोड किए हुए हैं, पूरी मैथ करवा चुका हूं मैं ऑलमोस्ट। तो उसमें मैंने बताया था कि एक लाइन में, लाइन सेगमेंट में और रे में क्या डिफरेंस होता है। मतलब अगर सिर्फ ये बार लगा रहे हैं इसमें क्या डिफरेंस है, अगर एक तरफ एरो है इसमें क्या डिफरेंस है, अगर दोनों तरफ एरो है तो इसमें क्या डिफरेंस है। तो वो मैं मैथ का टॉपिक है तो मैं वहां करवा चुका हूं, यहां मैं आगे चलता हूं बच्चों। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ग्राफिकली एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक लाइन सेगमेंट से किया जाता है, पर उसके एक साइड पे एरो लगाया होता है, एरो हेड होता है उसका, और वो जो एरो है वो उसकी डायरेक्शन बता रहा होता है, और जो लाइन है ये सारी इसकी मैग्नीट्यूड बता रही होती है। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को मिलाएंगे तो वेक्टर बन जाएगा। लाइन ए बी विद द एरो हेड एट बी रिप्रेजेंट द वेक्टर वी। तो ये वेक्टर वी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है इस तरीके से। अब हम बच्चों आगे देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक एग्जाम्पल में कहते हैं, मैं सारी एग्जाम्पल्स भी करवाऊंगा बच्चों इस चैप्टर की। आई होप अगर वीडियो ज़्यादा लंबी ना हुई तो मैं सारी एग्जाम्पल करवाऊंगा, वरना कुछ मैं ज़रूर करवाऊंगा ताकि कॉन्सेप्ट फर्दर क्लियर हो जाए, आपके जो है वो सही हो जाए, समझ आ जाए। खैर ये 80 न्यूटन की ना जो है वो फोर्स एक्टिंग कर रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो
तो ये नॉर्थ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, इसमें हमने कितनी 80 न्यूटन की डायरेक्शन लगानी है। तो इसमें ये सारा आप स्टेप देख लीजिएगा, इसमें 3 इंपॉर्टेंट बातें वो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर दी हैं कि हमने 20 न्यूटन के फोर्स के लिए 1 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, तो टोटल जो है वो 80 न्यूटन की फोर्स है, तो 4 सेंटीमीटर लाइन लंबी लगानी पड़ेगी। तो ये कितने सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर की लाइन है, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक कैलकुलेशन करेंगे तो 4 सेंटीमीटर होगा ये, मतलब उसने कैलकुलेट किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके मोबाइल पे तो बहुत छोटी ये नज़र आ रही होगी, खैर, लेकिन वह 4 सेंटीमीटर की लाइन है ये, और 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू था हमारे पास किसके, 20 न्यूटन के, तो 4 सेंटीमीटर किसके होंगे, 80 न्यूटन के। तो ये बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है, तो 4 सेंटीमीटर की लाइन लग गई है। अगर हम इसकी डायरेक्शन कर देते 5 सेंटीमीटर तो ये 100 न्यूटन की हो जानी थी, ठीक है, तो वो नहीं करना आपने, क्योंकि उसकी मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ शो करती है। सेकंड नंबर पे हमें डायरेक्शन देखनी है। डायरेक्शन क्या है उसके, नॉर्थ और ईस्ट। ये नॉर्थ है बच्चों, ये देख लें, यहाँ पे भी नॉर्थ है ये, और ये ईस्ट है, इधर भी ये ईस्ट शो किया, उसने उसको जूम करके लिखा, मतलब बड़ा करके लिखा, यहाँ पे सिर्फ जिस डायरेक्शन की बात की उन 2 साइड्स को लिखा बड़ा करके, और इसके सेंटर में यहाँ पे उसने क्या शो कर दिया, ये कर दिया नॉर्थ ईस्ट को उसने शो कर दिया है। नेक्स्ट जो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लास्ट पे इस लाइन के एरो हेड भी लगाना है, ठीक है, ये डायरेक्शन बताएगा इसकी कि इस तरफ हमारे पास ये जो है वो कोई भी फोर्स अप्लाई हो रही है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें थी बच्चों। आगे जो मोशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनकी बात करने लगे हैं। अब हम आगे पोजीशन, हर दफ़ा हमने कहा है कि पोजीशन चेंज कर रही हो बॉडी, तो मोशन में पोजीशन चेंज ना कर रही हो सराउंडिंग की रिस्पेक्ट से, तो रेस्ट में। पोजीशन किस चीज़ का नाम है, अब उसकी बात करते हैं बच्चों। देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल the term position describe the location of a place or a point with respect to some reference point। अब वो जो reference point को वैसे origin कहते हैं। अब हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है किसी लोकेशन पे, तो उसको हम बताएंगे कि वहाँ से इतना दूर है, इतना पास है, वहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है। एक रेफरेंस से यानी कि ओरिजिन से किसी दूसरी चीज़ को लोकेट करना, उसकी लोकेशन बताना, वो क्या है, उसकी पोजीशन है। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि हमारा ये घर है, इधर से इस डायरेक्शन में अगर आप जाते हैं यूं, तो उस डायरेक्शन में आपको इतने मतलब मीटर बाद, किलोमीटर बाद, इतने टाइम बाद आपको हमारा स्कूल, अगर आप इतनी स्पीड से चलते हैं तो आप टाइम बता सकते हैं कि स्पीड फिक्स हो तो टाइम भी बता सकते हैं कि इतने टाइम के बाद आप स्कूल पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास क्या, ये हमारे स्कूल की बेसिकली पोजीशन उसने बता दी है। किसके रेफरेंस से, स्कूल से। अगर आप स्कूल के अंदर हैं तो आप स्कूल के अंदर से किसी को अपने घर का पता बताना चाहते हैं किसी दोस्त को, तो आप स्कूल को रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे और घर का आप जो है वो एड्रेस या वो घर की डायरेक्शन और वो जो है वो दरमियान में मैग्नीट्यूड या रास्ता की जो उसकी लेंथ जो है वो बता देंगे आप, ठीक है। तो ये पोजीशन होती है किसी रेफरेंस पॉइंट से किसी दूसरी चीज़ का आपने वो बतानी है, लोकेशन बतानी है उसकी। तो ये इसकी बेसिकली पोजीशन का कॉन्सेप्ट है। आप ये आपने जो 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि पोजीशन क्या है, तो जितना मैंने हाईलाइट किया वो लिखें, साथ ही डायग्राम बनाएं, उसकी जो चीज़ लिखी हुई है वो बता दें आप, तो आपका हो गया। अब ये हमें जो है ना हमारे पास ये जो डायरेक्शन है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। देखिए मैंने यहाँ थोड़ा डिफरेंस भी किया है। मैंने ये किया है कि पहली एरो के ऊपर उधर एरो लगाया, पहली वाली जो है वो लाइन के ऊपर, दूसरी वाली इधर लगाया। तो बच्चों ये जो है ना, ये सुबह का टाइम है, आप स्कूल जा रहे हैं घर से, सही है, और इधर छुट्टी हो गई है, आप वापस आ रहे हैं, तो डायरेक्शन से बहुत फर्क पड़ता है। आप घर से स्कूल जा रहे हैं तो एरो उस तरफ लगाओ जिस तरफ आप जा रहे हैं। अगर आप स्कूल से घर आ रहे हैं तो एरो घर वाली साइड पर लगाओ कि आप घर वापस आ रहे हैं। ये वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए ज़रूरी है कि आप डायरेक्शन बताते हैं। बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, और इसको मैंने बड़ी डिटेल में कराया है आपको, ताकि आपको एक अच्छे से फील आए, वाकई आपको लगे कि यार वाकई ही सच में डायरेक्शन के चेंज करने से मैग्नीट्यूड, या आप मैग्नीट्यूड में तो नहीं बोल, आप बोलो कि क्वांटिटी चेंज होती है, उसमें फ़र्क पड़ता है। मैंने इसको एग्जांपल से समझाया, मैंने डिफरेंस भी मैंने इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात की है, तो ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक दफ़ा क्लियर हो जाए, आपको चीज़ों की इमेजिनेशन होने लगे, आप सोचने लगे कि वाकई यार ये सच है, ऐसा होता है। खैर आगे चलते बच्चों, डिस्टेंस किसी भी 2 पॉइंट के दरमियान लेंथ को बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से एक बॉडी ने यहाँ से ए पॉइंट से मूव करना शुरू किया, यूँ ऐसे मूव करते गए बी पॉइंट तक चली गई, ये इसका डिस्टेंस है। इस सारे की लेंथ फाइंड कर लो, डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम कहते हैं कि ए से लेके बी तक आपने जाना, लेकिन सबसे छोटे रास्ते को आपने फॉलो करते हुए जाना है, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, हम उसको बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे पास चीज़ें आ गई, ये 2 चीज़ें हमने देख ली कि ये डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ए से बी जा रहे हैं रेड वाली लाइन के जरिए, इस लाइन के जरिए, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम ये वाला रास्ता अडॉप्ट करते हैं ब्लू वाला, तो हमारे पास वो डिस्टेंस है, क्योंकि वो एक लेंथ है सिर्फ, और ये जो रेड वाली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बी तक जाने का। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ। अगर आप ए पॉइंट से गए बी तक गए, आप बी पे स्टॉप नहीं हुए, आप यूँ चलते गए इस वाले ऐसे इस पाथ से होते 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 ऐसे वापस ए पॉइंट पर वापस आ गए, तो बच्चों आपने 0 डिस्प्लेसमेंट किया है।
डिस्प्लेसमेंट में आप अगर जब भी देखेंगे तो आपका 0 शो होगा। हाँ, डिस्टेंस बहुत किया आपने, डिस्टेंस आपने अन्य डाल दिए, बट आपका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 0 है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है उसको अगर आप जिस पॉइंट से शुरू करते हैं वहीं पे आके स्टॉप हो जाते हैं तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 कंसिडर किया जाता है। ये बच्चों याद रखिएगा आप, और इसकी डिटेल में बात करेंगे हम आगे। इस चैप्टर में अगर नहीं भी की मैंने तो इंशाल्लाह वर्क डन वाले में मैं ज़रूर करूंगा, क्योंकि वर्क डन में सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। तो एक और भी देख लो आप यहाँ पे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप ए पॉइंट से चले यूँ, आप यहाँ ये पूरा आपने डिस्टेंस ऐसे कवर किया और वापस आप आ गए, तो इसमें आपने डिस्टेंस तो काफ़ी कवर किया है, पर इसमें आपका डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि आप ए से शुरू हुए थे और ए पर वापस आ गए। तो इसके बारे में आगे हम इंशाल्लाह ज़रूर बातें करते रहेंगे अगले चैप्टर्स में भी, और वर्क डन वाले में 6वें चैप्टर में तो बड़ी लंबी बात होगी इसके ऊपर। बच्चों थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं दोनों में होता क्या है। आपने डिफरेंस ज़रूर पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, पर आपने 3-4 पॉइंट पढ़े, मैंने यहाँ पे कोई 8 से 10 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए हैं, तो आप उनको देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो जो हमारे पास डिस्टेंस होता है वो कंप्लीटली, वो क्या हो जाता है, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो, ये कहते हैं कंप्लीटली, सॉरी ये वो मैं वेक्टर स्केलर वाली कह रहा हूँ, कंप्लीटली नहीं, ये है तो बेसिकली स्केलर ही, पर ये एक लेंथ बता दो आप, डिस्टेंस कंप्लीट हो गया। लेकिन इस डिस्प्लेसमेंट में आपने 2 पॉइंट के दरमियान सबसे छोटी लेंथ बनानी होती है, मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना होता है। इन्होंने इसमें रिप्रेजेंटेशन उल्ट लिखी हुई है, जो बेसिकली डिस्टेंस होता है उसको एस से रिप्रेजेंट किया जाता है और डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो है, अब उस पर आते हैं, ये इनकी होगी डिनेशन या कुछ वो क्या कहते हैं उसको, रिप्रेजेंटेशन कह लो आप इसको। फिर डायरेक्शन की कंसिडरेशन की बात करते हैं हम, तो उसमें यह है कि कैलकुलेट डिस्टेंस द डायरेक्शन इज नॉट कंसिडर। जब हमने डिस्टेंस मेयर करना है तो डायरेक्शन से हमें फर्क नहीं पड़ेगा। डायरेक्शन से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन स्केलर क्वांटिटी है डिस्टेंस, और डिस्टेंस में कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन का, लेकिन इसमें डायरेक्शन से फर्क पड़ेगा, उसको हम कंसिडर करेंगे डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में है, या क्या इसका जो है वो एंगल बनता है, क्या थीटा है वगैरह वगैरह, नॉर्थ है साउथ है, किसी भी रेफरेंस से किसी भी तरह से किसी भी क्वांटिटी में आपको उसकी डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। क्वांटिटी की बात करें अगर हम, तो क्वांटिटी की बात करें तो भाईजान हमारे पास जो डिस्टेंस है वो स्केलर है, मैं भी बात कर रहा था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है वैल्यू, और वो जो मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है क्वांटिटी, और इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आ जाती है रूट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो रास्ता है उसकी इन्फॉर्मेशन। तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये कंप्लीट डिटेल देता है उस रास्ते की कि यहाँ से हम गए, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ कहेगा कि भाई यहाँ से यहाँ सीधा जाना, काम खत्म, कोई रास्ते की डिटेल नहीं है, सबसे छोटा रास्ता ये है इसका, और काम खत्म हो जाता है उसका। आगे फॉर्मूले की अगर हम बात करें, अगर फॉर्मूले की बात करें तो उसमें ये है कि हमारे पास स्पीड को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ, सही है, और अगर वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो टाइम के साथ तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और अगर स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे टाइम के साथ, टाइम दोनों में सेम है, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस है, वो आगे हम बात करेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है। तो ये हमारे पास इनके फॉर्मूले हैं। हम स्पीड के फॉर्मूले में फिर क्या करेंगे, डिस्टेंस को इस तरफ ले आएंगे, ये टाइम उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, इस वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट से टाइम डिवाइड हो जाएगा, पर हम इसकी आगे बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पॉसिबल वैल्यूज़। तो याद रखें बच्चों, जो डिस्टेंस है ना हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। याद रखिएगा ये आगे हम थोड़ी और बात करेंगे, अभी तो और भी बहुत सी स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज आने वाली हैं, कम से कम इस चैप्टर में 2 तो हैं, स्पीड और वेलोसिटी की भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंडिकेशन क्या है, डिस्टेंस इज नॉट इंडिकेटेड विद एन एरो। अच्छा, इसमें भाई हम हमारे पास जो एरो शेरो कुछ नहीं लगाते हैं इसके अंदर, लेकिन हमारे पास जो वो होता है क्या कहते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट, तो उसकी लाइन के ऊपर एक एरो हेड लगाया होता है हमने। तो ये इनकी हो गई हमारे पास इंडिकेशन। और उसके बाद वो कहते हैं मेजर इन द स्ट्रेट पाथ। हाँ, एक चीज़ और भी देख लें, ये जो हमारे पास है इनकी मेजरमेंट इन नॉन स्ट्रेट पाथ। ओके, वो कह रहे हैं द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड अलोंग आ नॉन स्ट्रेट पाथ। अगर रास्ता सीधा नहीं है तो उसका रास्ता जो है, उसकी जो डिस्टेंस जो है वो फाइंड किया जा सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक सीधी लाइन होती है, सीधा रास्ता होता है। ये कह सकते हैं आप कि इसका जो पाथ होता है ना, ये यूनिक होता है, जो डिस्प्लेसमेंट है ना उसका यूनिक पाथ होता है, डिस्टेंस का यूनिक पाथ नहीं होता। ये भी एक इसमें डिफरेंस है बच्चों, देख लीजिएगा आप उसको बाद में। उसके बाद वो कहते हैं कि जो हमारे पास ये है क्या कहते हैं उसकी पाथ डिपेंडेंस, वो कहते हैं कि डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द पाथ, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पाथ टेकन। हाँ, छोटा रास्ता भी हो सकता है, बड़ा रास्ता भी हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में सीधा लाइन है, वो बिल्कुल सीधी लाइन है, एक यूनिक पाथ है, उसी को आपने फॉलो करना है, और उसके अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की हमने थोड़ी डिटेल में 10 पॉइंट डिफरेंस के देख लिए हैं। यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली मैंने वो डिफरेंस करवाया है आपको, जिससे आपको फील आएगी, आपको लगेगा कि हाँ यार वाकई ही
क्या है, इसमें चेंज होता है, डायरेक्शन से फर्क पड़ता है। तो बच्चों गौर से सुने, हमारे पास एक ए बॉडी थी, वो बी तक चली, यहाँ से ए बॉडी ने चलना शुरू किया, 4 सेंटीमीटर बी तक गई और फिर 3 सेंटीमीटर उसने और चला, सी तक पहुंच गई वो। तो इन दोनों केसेस में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, यहाँ से यहाँ तक 3 और 4 7, बिल्कुल ठीक है, 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर किया उस ऑब्जेक्ट ने। लेकिन अगर हम उसका डिस्प्लेसमेंट देखें, स्ट्रेट लाइन देखें, वो भी वही बनती है। तो इतना ही डिस्टेंस कवर किया, इतना ही उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी कि 7 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और 7 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट है। तो इससे ये बात जाहिर हो गई कि अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है। बट अब हम एक और केस लेते हैं, उसमें एक बॉडी 4 सेंटीमीटर ए से बी इस तरफ चली, फिर उसने एक 90 का एंगल पे, उसने 90 के एंगल पे वो टर्न हो गई, यहाँ पे 90 का एंगल है, उस पर टर्न हो गई और उसने एक 3 सेंटीमीटर का इस डायरेक्शन में पाथ कवर किया या वो लेंथ कवर की उसने, ठीक है। तो उसका डिस्टेंस कितना हुआ, तो हमें पता है, हम क्या करेंगे, उसका एस निकालेंगे ना, जब डिस्टेंस की बात करेंगे हम, भाई ये डिस्टेंस उसका निकालने लगे, तो हमने कहना है कि जो डिस्टेंस है वो फाइंड किया जाता है ए से बी और बी से सी, जितना चला उन दोनों को ऐड कर दो। 4 सेंटीमीटर ए बी था और बी सी जो था उसका होता 3 सेंटीमीटर, दोनों को ऐड किया, 7 सेंटीमीटर बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो ये नहीं है, डिस्प्लेसमेंट तो हमारे पास ए से सी तक का होगा ना, जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट है। तो इसको कैसे फाइंड करें, इसको भी फाइंड कर लेते हैं, इसका भी तरीका है। मैंने बोला था ना कि 90 के एंगल पर टर्न हुआ, समझाने के लिए, तो 90 का एंगल है, ये बनते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल पर हम 2 लेंथ दी हो, तीसरी निकाल सकते हैं फिथागोरस से, तो वो थ्योरम है एक, ठीक है। तो उसको जो है अप्लाई करते हैं यहाँ पे, ये एच स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हमारे पास बेसिकली 90 के एंगल के ऑपोजिट जो होती है वैल्यू, वो हमारे पास होती है हाइपोटेनस। ये होगी हमारे पास बेस, इसको हम मान लेते हैं कि ये है परपेंडिकुलर। तीनों की वैल्यूज पुट की, मैंने सोल्व करना शुरू किया। जब मैंने उसको सोल्व किया, वो सोल्व होता गया, 4 का स्क्वायर लिया वो 16 बनता है, 3 का 9 बनता है, दोनों का 25 बना, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिए, एच की वैल्यू निकल आई जी 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो हाइपोटेनस की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर है, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट वो कितना है 5 सेंटीमीटर, पर डिस्टेंस कितना था 4 सेंटीमीटर। भाई बंदा तो सेम ही है, उसने डिस्टेंस भी ऐसे ही कवर किया है, ऐसे 4 सेंटीमीटर इधर चला है वो और 3 सेंटीमीटर इधर चला है। तो क्यों फर्क पड़ा मैग्नीट्यूड में या वैल्यू में या क्वांटिटी में, क्यों फर्क पड़ा, क्वांटिटी में क्यों फर्क पड़ा उसकी में, उसकी वजह ये थी कि उसने डायरेक्शन चेंज कर ली। यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से वेक्टर्स क्वांटिटीज पर फर्क पड़ता है, स्केलर क्वांटिटीज पर फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ और आई होप कि मैंने वो समझा दिया होगा। तो बच्चों इसके बाद टॉपिक आता है स्पीड का और उसका वेलोसिटी का। अगर आप डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं ना, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड, उसको हम स्पीड बोलते हैं। और उसका अगर डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ये हम पीछे उसमें डिफरेंस में फॉर्मूला देख चुके थे। तो ये है स्पीड। और एक चीज़ जो थी हमने ये भी देखा था कि डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस हमारे पास था बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी थी, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, और जो टाइम है वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो जब स्केलर को स्केलर से डिवाइड किया तो आंसर भी स्केलर ही आता है। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई भी वो नहीं होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन नहीं होती है। और जो उसको जो है एस, इसको हमने ये फॉर्मूला जो था डिस्टेंस को जो है एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, इज इक्वल टू वी टी। एस इज इक्वल टू वी टी, ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स में यूज भी होगा और हमने उसका यूनिट भी देख लेना है। उसने लिखा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ये मैंने बता दिया आपको, प्लस इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड। जो ये स्पीड है, क्योंकि मीटर डिस्टेंस मीटर में कवर होता है और टाइम सेकंड में होता है, तो मीटर पर सेकंड इसका ऐसा यूनिट हो गया। अब इसके अलावा वेलोसिटी की बात करने से पहले वो कहता है यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। तो बच्चों अब उसको देख लेते हैं। पहले जो हाईलाइट की चीज़ मैं वो पढ़ता हूँ, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज़ द सेम वैल्यू देन द बॉडी इज सेड टू बी द पोजेस द यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड तब होगी जब उसकी, अगर यहाँ पे ये वाली बात करूँ मैं, अगर जितने टाइम में वो जो फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी ने यहाँ से चलना शुरू किया है और वैसे ऐसे चलती गई है, स्पीड कम ज़्यादा होती रही थी उसकी, लेकिन कम ज़्यादा होती रही थी स्पीड, मुसलसल ज़्यादा होती रही थी, पर पहले 5 सेकंड में उसने जितनी ज़्यादा स्पीड की थी अगले 5 सेकंड में भी उतनी ज़्यादा, अगले 5 सेकंड उतनी ज़्यादा, मतलब कांस्टेंट जो उसमें जो चेंज है वो इक्वल है। जो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है ना, स्पीड जो बढ़ रही है वो यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, तो हम उसको कहेंगे कि इसने जो स्पीड जो इसकी है, जो बॉडी है, उसने जो हमारे पास स्पीड कवर की है उस स्पीड को हम बोलेंगे यूनिफॉर्मली कवर की है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसकी, ठीक है। तो वेलोसिटी की बात करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि जो चीता है उसकी, उसने यहाँ पे एमसीक्यू के लिए आ सकता है, स्पीड बताइए 70 किलोमीटर पर आवर होती है। ये जी लिडार गन है, और ये लिडार गन क्या होती है, बेसिकली ये वही चीज़ है जो मोस्टली सीसीटीवी कैमरा में लगी होती है मोटरवे पे। ये करती क्या है, ये आपका ना यहाँ से दूर से आपकी गाड़ी की स्पीड, दूर से आपकी गाड़ी का डिस्टेंस देख लेती है कि कितने डिस्टेंस पे है। लेट कर लेते हैं
कि वो 100 मीटर दूर से आपकी गाड़ी को देख लेती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे लगा हुआ है जी, वो जो कैमरा है ना वो यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से वो आपको देख रहा है। तो अब वो 100 मीटर दूर से उसने आपकी गाड़ी को नोट कर लिया और उसने फिर देखना है कि आपने ये 100 मीटर का फासला कितने टाइम में वो जो है वो तय किया है, कवर किया है। लेट कर लेते हैं आपको इसको कवर करने में लगे 5 सेकंड। मैं लेट कर रहा हूँ, सारा डेटा मैं लेट करके चल रहा हूँ, 5 सेकंड। तो वो आपकी स्पीड इजीली निकाल लेगा। कैसे? स्पीड का फॉर्मूला पढ़ा था ना, S डिवाइड बाय टी। S कितना है? 100, उसको डिवाइड किसने करना है? 5 से। तो 20 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड थी। सही है। तो अगर आपकी स्पीड जो होती है वो उस स्पीड लिमिट से ज़्यादा होती है तो आपका चालान वगैरह हो जाता है, और अगर आपकी स्पीड ठीक होती है तो आपको कुछ नहीं कहा जाता है। ये आपने ये मतलब मोटरवे पे ये वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करके, यहाँ पे भाई जो मोटरवे पे कैमरे लगे हुए हैं ना, जो आपका चालान कर रहे होते हैं, ओवर स्पीडिंग बता रहे होते हैं, वो इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ बच्चों। आगे आ जाते हैं हम। आगे है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी में हम वही चीज़ कहेंगे, पर इसमें रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, या इसको हम ये बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कुछ मर्जी बोलो। मतलब डिस्प्लेसमेंट में चेंज को हम वेलोसिटी बोलते हैं, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। और वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को d से और t से। बच्चों ये बोल्ड में लिखा हुआ है ना उसने, बुक ने क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और टाइम स्केलर है, उसको उसने नॉर्मल जिस तरह से वो बाकी वर्ड्स लिखे हुए हैं उस तरह से लिखा हुआ है। जिसको बोल्ड किया हुआ है, जिसको ज़्यादा मतलब वो मोटा करके लिखा हुआ है, वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। तो अगर डिस्प्लेसमेंट कभी निकालना पड़ जाए आपको तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर वेलोसिटी निकालनी पड़ जाए आपको किसी न्यूमेरिकल में तो डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दो। अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हमारे पास आ जाएंगे जी फॉर्मूले, और वो कहते हैं ऐसे यूनिट जो है वो सेम है उसका, वो क्या है? जैसे स्पीड का वो मीटर पर सेकंड है, पर जो ये हमारे पास है ना वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। बच्चे इनके कुछ डिफरेंस यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, पता नहीं आपको मोबाइल पर अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो शो होंगे कि नहीं प्रॉपरली, ये मुझे इसका आइडिया नहीं है क्योंकि बहुत छोटा लिखा हुआ है, पर मैं रीड सारे कर देता हूँ आपके लिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। बच्चों देखो, डेफिनेशन तो हमने पढ़ ली है कि जो वेलोसिटी होती है वो होती है वो यानी कि डिस्टेंस की चेंज को कहते हैं, यानी कि डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। नहीं सॉरी, इसने वेलोसिटी को पहले लिखा हुआ है। अगर डिस्टेंस को, इसलिए मुझे वो थोड़ा मतलब हो गया, मैं बताता हूँ। अगर डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दें तो स्पीड आ जाती है, और अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगी। ठीक है। और उसके अलावा हमने देखा कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है। उसके अलावा वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन स्पीड हमेशा कभी भी यानी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, कभी भी नेगेटिव जीरो नहीं रहेगी। उसके बाद जो है वेलोसिटी की अगर जो है वो कहते हैं वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद द चेंज ऑफ द डायरेक्शन। हाँ, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और अगर इसमें जो स्पीड है उसका कोई लेना देना नहीं है डायरेक्शन से, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि वेलोसिटी कैन डिक्रीज विद टाइम, वेलोसिटी डिक्रीज हो सकती है टाइम के साथ, और एंड पे वो जीरो भी हो सकती है अगर हम उनको माइनस करके देखते हैं तो। लेकिन जो स्पीड है वो डिक्रीज विद टाइम नहीं होती है, और वो बढ़ती ही रहती है। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा तो स्पीड ज़्यादा ही होती जाएगी ना, क्योंकि एंड पे स्पीड डिस्टेंस को हमने डिवाइड करना है टाइम से। हाँ, स्पीड स्लो जरूर हो सकती है, पर एटलीस्ट वो नेगेटिव या जीरो वाली टाइप नहीं होगी चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है कि एन ऑब्जेक्ट में पोजेस द डिफरेंट वेलोसिटीज बट द सेम स्पीड। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड सेम रहे पर वेलोसिटी चेंज होती रहे। ये सर्कुलर मोशन में ऐसा होता है, सर्कुलर मोशन में ऐसा ही होता है, याद रखिएगा। और क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती रहती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती रहती है। स्पीड सेम रहती है, और कभी कभी स्पीड और वेलोसिटी कहते हैं इक्वल भी होती है। हाँ, जब कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, अगर लीनियर मोशन कर रही है, क्योंकि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। इसका मीटर पर सेकंड होता है यूनिट, इसका भी मीटर पर सेकंड होता है। ये चीज़ हमारे पास हो गए कुछ डिफरेंसेस किस चीज़ के? स्पीड के और वेलोसिटी के। अब बच्चों आगे, अगर कोई बॉडी a body has uniform velocity if it covers equal displacement in equal interval of time। अगर जो कोई बॉडी है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है, और टाइम जितना मर्जी छोटा कर लो फिर भी डिस्टेंस इक्वल ही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वो यानी कि बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। बच्चों आगे बड़ा इंटरेस्टिंग सा जो है ना वो न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल्स हैं 2-3। पहले वाली तो आसान है, दूसरी वाली इंटरेस्टिंग है, मैं वो समझाता हूँ आपको। उसमें कुछ कॉन्सेप्ट यूज़ हुए इसलिए मैंने वो लाजमी समझानी है। तो वो कह रहे हैं कि एक यहाँ पे हमारे पास 100 मीटर की रेस जो है वो 12 सेकंड में की जाती है।
तो स्पीड बताओ। तो मीटर हमारे पास डिस्टेंस है, टाइम उसने जो लिया वो 12 सेकंड का था, दोनों को डिवाइड, ये तो कोई मतलब बहुत मुश्किल नहीं है, इजी किया। इसमें स्पीड क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो 8.33 हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड स्पीड। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जांपल है ना, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है और ये लॉन्ग में आ सकती है, इसमें कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं थोड़े ज्योमेट्री वाले यानी कि मैथ वाले। तो देखते हैं बच्चों, वो कहते हैं कि एक साइक्लिस्ट है, वो कंप्लीट करता है हाफ राउंड सर्कुलर ट्रैक का, कितना उसका रेडियस कितना है, वो है 318 मीटर, और उसको टाइम कितना लगता है, 1.5 मिनट लगता है उसको। तो उसकी स्पीड भी बताओ और वेलोसिटी भी बताओ। ठीक है जी, बताते हैं अभी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि रेडियस तो हमारे पास उसने खुद बता दिया। एक तो ये कि हमारे पास जो टाइम है वो सेकंड में काउंट किया जाता है, क्योंकि ऐसे यूनिट टाइम का सेकंड है, तो मैंने 1.5 मिनट में 90 सेकंड होते हैं वो लिख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास डिस्टेंस कवर्ड, तो ये जो है ना हमारे पास, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। ये सरकमफेरेंस बोलो, सॉरी, ये जो सरकमफेरेंस है इस सर्कल का, ये यानी कि इसकी जो बाउंड्री है उसकी लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr। सही है। अब हमारे पास सर्कल आधा है, उसने बोला ना यहाँ हाफ राउंड है, तो हाफ राउंड का मतलब आधा सर्कल है, तो किसी भी चीज़ को हाफ करना हो ना 2 से डिवाइड कर दो। जब 2 से 2 कैंसिल हो गया तो πr, अगर पाई को r से मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो निकल आएगा। तो मैंने पाई को रेडियस से मल्टीप्लाई किया, 3.14 पाई की वैल्यू है, 318 रेडियस था, मल्टीप्लाई हुआ 999 हमारे पास राउंड ऑफ करके आ जाएगा जी मीटर वैल्यू, और उसको जो हमने आगे इस डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर देना है यहाँ पे, तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। बच्चों ये आ गया स्पीड की कैलकुलेशन। अभी मैं डिस्प्लेसमेंट वाली साइड पे नहीं गया हूँ। अब हमारे पास गौर से सुनिए बच्चों, हमारे पास पॉइंट ए से बी तक जाने का एक और रास्ता भी वो है कि इधर से ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट, तो वो डिस्प्लेसमेंट है। अब डिस्प्लेसमेंट को उसने 2r के इक्वल क्यों रखा, उसकी वजह ये है कि किसी भी पॉइंट जो होता है, कोई भी जो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेके बाउंड्री के किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है उसको r बोला जाता है। तो एक r इस तरफ है, ठीक है, यहाँ पे एक r और एक r इस तरफ है, तो 2r हो गए, मतलब 2 रेडियस है, क्योंकि सेंटर से जब कोई चीज़ का डिस्टेंस निकालो, सेंटर से बाउंड्री के एक पॉइंट तक का डिस्टेंस r, 2 पॉइंट, एक पॉइंट इस तरफ वाला, एक पॉइंट इस तरफ वाला, तो 2r हो गया। तो रेडियस उसने दिया हुआ था, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि बुक ने इधर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आ गया, ये आ गया। ये क्या है, ये इधर है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। अब जब डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करेंगे हम टाइम से, तो हमारे पास क्या रहेगी, वेलोसिटी। तो यहाँ उसने डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई वेलोसिटी कराया, सॉरी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई टाइम कराया, तो हमारे पास वेलोसिटी का आंसर आ गया, जो कि था 7.07 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास वेलोसिटी स्पीड दोनों चीजें आ गई हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है बच्चों, गौर से सुने। अब जो है ना एक्सीलरेशन भी बेसिकली एक कह लें नहीं, 100% ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्यों वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये टाइम से डिवाइड कराना है इसमें वेलोसिटी को, यानी कि ये है एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी। इनको मैंने आगे थोड़ा समरी भी बता दी इनको। देखें, अगर वेलोसिटी में कोई चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन है। वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दो। अब चेंज यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को, अब चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, उसको डेल्टा वी बोलते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा वी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो डेल्टा वी चेंज इन वेलोसिटी को हम निकालते हैं, जो पहले वेलोसिटी थी उसकी जो बाद में वेलोसिटी है उसमें से उसको माइनस कर दो, यानी कि वी एफ माइनस वी आई। ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, इसको निकाल लेते हैं हम, तो ये हमारे पास आ जाती है। तो वी एफ माइनस वी आई, नीचे टाइम है, नीचे टाइम लिख दिया, ये भी स्केलर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर, इसलिए बोल्ड करके लिखी हुई है। टाइम क्या है, स्केलर है, उसको ऐसे लिखा हुआ है। तो ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई आ गया हमारे पास। ये किसका फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का, न्यूमेरिकल में यूज होगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैं बता ही चुका हूं। अब अगर ये आगे मतलब वो यहाँ पे वो बताता है, पहले मैं ये बता देता हूँ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब ये है, अगर कोई बॉडी है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, अगर वो इक्वल चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी में इक्वल चेंज आता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। अगर टाइम को इक्वल, टाइम के छोटे छोटे इंटरवल्स बना लिए जाएं और उन इंटरवल्स के अंदर वेलोसिटी को मेजर किया जाए, तो जो चेंज इन वेलोसिटी है उसमें वो इक्वल रहे, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यानी कि स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर भी, जितने मर्जी स्मॉल रख लो, उन इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर भी जो चेंज इन वेलोसिटी है वो सेम रहता है, तो उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो ये हमारे पास बातें हो गई हैं। एक चीज़ और यहाँ देख लें गौर से बच्चों, अगर एक्सेलरेशन जो है ना वो किसी भी बॉडी की, यहाँ पे साथ बताई हुई है, इंटरेस्टिंग या यूजफुल इंफॉर्मेशन बताया हुआ है, वो ये बताया हुआ है कि अगर किसी भी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसका जो एक्सेलरेशन, जैसे ये है ना, ये डिक्रीज हो रही है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसका एक्सेलरेशन
एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होगा और वो पॉजिटिव होगा। जैसे हम बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी आहिस्ता 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 कम होती है क्योंकि ग्रेविटी उसको नीचे खींचती है, वो ऊपर जा रही है, तो हम उसके लिए एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, -g लेते हैं, माइनस यानी कि ग्रेविटी लेते हैं, उसका -10 की वैल्यू लेते हैं। और जब बॉडी नीचे गिरती है तो उसका एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में होता है, सेम डायरेक्शन में होता है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही होती है, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात होगी। अब जो यहाँ पे देखो मोशन की बात कर रहे थे हम, मोशन से आगे हमने 2 टॉपिक पढ़े थे, वो था स्केलर का और वेक्टर का। अब स्केलर में क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी सिर्फ 2 थी, यानी कि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड बतानी होती है। 2 क्वांटिटी थी स्केलर, एक क्या थी, डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस थी, यानी कि कोई भी 2 पॉइंट के दरमियान लेंथ डिस्टेंस है। डिस्टेंस को अगर हम टी से डिवाइड करते थे, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इसका था स्पीड, उसी तरह से, और इसका मीटर पर सेकंड यूनिट था, ये हमने पढ़ लिया था, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता था स्पीड को v से और वेलोसिटी को भी v से रिप्रेजेंट किया जाता है। वैसे दोनों की रिप्रेजेंटेशन सेम है। v अगर, वैसे मैं इसको बता देता हूँ आपको, अगर स्पीड है तो v लिखा होगा ऐसा, और अगर वेलोसिटी है तो v लिखा होगा ऐसा। वजह आप खुद को पता है, मुझे बताने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है। ये v के साइज सेम रहेगा पर ये बोल्ड करके लिखा जाएगा क्योंकि वेक्टर को बोल्ड करके लिखते हैं, मैंने बता दिया है। खैर, वेक्टर जो है वो वेक्टर की 3-4 क्वांटिटीज़ यहाँ पे यूज़ हुई हैं। पहली क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी कि 2 पॉइंट के दरमियान सबसे छोटा डिस्टेंस। फिर अगर उस डिस्प्लेसमेंट को जो कि डी के से रिप्रेजेंट किया जाता है, टाइम से डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ये हमने पढ़ लिया। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लें, यानी कि v को, जो बोल्ड v है, उसको t से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास निकल आएगा एक्सीलरेशन, जो कि होता है, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी है ना ये तो, सॉरी, डेल्टा v को, चेंज इन वेलोसिटी को t से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास एक्सीलरेशन निकल आता है, इसको vf माइनस vi भी लिखते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन है। एक्सीलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो उसको हम आगे देखते हैं क्योंकि आगे उसको डिफाइन करता है। ये अभी तक की समरी होगी हमारे पास। वो कहते हैं एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज पॉजिटिव इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज विद टाइम, द डायरेक्शन ऑफ इट्स दिस एक्सीलरेशन इज द same in which the body is moving without change in its direction. Acceleration of the body is negative if velocity of the body decreases. ये हम बात कर चुके हैं। तो अगर बॉडी की जो है इंक्रीज कर रही है वेलोसिटी तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, अगर डिक्रीज कर रही है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। नेगेटिव एक्सेलरेशन के 2 नाम और भी हैं, डिसेलरेशन और रिटार्डेशन। तो अगर ये वर्ड आ जाए तो आपने नेगेटिव एक्सेलरेशन को डिफाइन कर देना है। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास वो कहते हैं एक कार है, वो स्टार्ट करती है रेस्ट से और उसकी जो वेलोसिटी है, इट्स वेलोसिटी बिकम्स 20 मीटर पर सेकंड आएगा, यहाँ पे वेलोसिटी मीटर पर सेकंड होता है, इन 8 सेकंड फाइंड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी vi है, और जब कोई चीज़ रेस्ट से शुरू होती है ना, याद रखना, जब कोई चीज़ रेस्ट से चलना शुरू होती है तो उसकी vi 0 होती है, और अगर कोई चीज़ चलते 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 लास्ट पे रेस्ट पे आ गई है तो उसकी vf 0 होती है। खैर vi 0 ये आपको शायद पता होगा, आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा हुआ है तो ये बड़ा मतलब बेसिक सी बात है। vi 0 vf इतना हो गया, टाइम इतना हो गया, vf माइनस vi डिवाइड बाई टी, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अप्लाई करो तो 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, जो एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि रिटार्डेशन फाइंड करो, उसमें उसने हमें क्या दिया, ये चीज़ें दे दी हुई हैं, सॉरी जी। तो हम यहाँ पे थे कि रिटार्डेशन फाइंड करें, और उसने हमें वेलोसिटी बताई हुई है। उसके बाद जो है वो स्लो डाउन, यूनिफॉर्मली स्लो डाउन होती है, इतनी है, यानी कि vf बताई हुई है, vi भी बताई हुई है, और टाइम कितना लेते हैं, 5 सेकंड लेती है। तो vi भी आ गई, vf भी आ गई, उसको हमने माइनस किया, चेंज इन वेलोसिटी आ गई जो कि माइनस में है, मतलब स्पीड कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन भी माइनस का आएगा। टाइम हमने उससे जो है 5 सेकंड रख लिया, दोनों को डिवाइड किया तो आंसर हमारे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया, यानी कि रिटार्डेशन या डिसेलरेशन आ गया। बच्चों ये जो है वो मेन चीज़ें खत्म हो गई, अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई है। इसको मैंने जो चीज़ें याद करनी इसको हाईलाइट कर दी, इसको मैं जल्दी कराता हूँ क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो। तो बच्चों ग्राफिकल इज अ पिक्टोरियल, मतलब देखने से हमें पता चलता है, उसकी मतलब कोई पिक्चर होती है, कोई डायग्राम होती है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फॉर्मेशन को, किस चीज़ की, वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान वो रिलेशन होता है कि इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, कांस्टेंट है, रेस्ट पे क्या है क्या नहीं, उन सब का रिलेशन होता है वो। द क्वांटिटीज बिटवीन विच द ग्राफ इज प्लॉटेड आर कॉल्ड द वेरिएबल्स, जिनके दरमियान जो क्वांटिटीज़ है जिनके दरमियान वो बनाया जा रहा है ग्राफ, वो वेरिएबल्स कहलाती हैं। एक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है जो किसी पे डिपेंड नहीं करती है, और एक क्वांटिटी दूसरी पे जिस पे डिपेंड कर रही होती है वो डिपेंडेंट होती है, यानी कि एक क्वांटिटी दूसरी पे डिपेंड करेगी तो वो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी। तो टाइम स्पीड के कुछ है, डिस्टेंस टाइम के ग्राफ हैं कुछ, वो देख लेते हैं। आपने इसमें जो याद करना है वो मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया हुआ है। द टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर यूज इंटरचेंज व्हेन द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये मैं बता चुका हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, और इसी तरह से अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है तो स्पीड और वेलोसिटी भी सेम है, इंटरचेंजेबल हैं वो। तो ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। अब हमारे पास पहला ग्राफ ये है, वो कहते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कब जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में, यहीं पे था अभी भी यहीं पे ही है, ठीक है। टाइम गुजरता जा रहा है, टाइम को, अच्छा जो होती है ना इंडिपेंडेंट होती है ना क्वांटिटी, उसको एक्स एक्सिस पे लेते हैं, जो डिपेंडेंट होती है उसको वाई एक्सिस पे लेते हैं, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास टाइम गुजरता जा रहा है ऐसे ऐसे, लेकिन वो जो डिस्टेंस जो है वो कवर वो नहीं हो रहा क्योंकि वो चीज़ रेस्ट पे पड़ी हुई है। तो ये एक ग्राफ, इसको याद रखना है आपने, इसका एमसीक्यूज आ सकता है या वो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट वाला हमारे पास है, आपने बस इतना याद रखना है, ग्राफ याद रखना, नीचे उसकी जो हेडिंग है वो याद रखनी है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है
किस चीज़ का, जो कांस्टेंट स्पीड है, यानी कि पहले में 5 इंक्रीज़ हुई, अगले 10 जो वो है मीटर उसने कवर किए अगले 5 सेकंड में, फिर 10 मीटर कवर किए 5 सेकंड में, फिर 10 जो है वो कवर किए उसने मीटर डिस्टेंस कवर किया कितने में, 5 सेकंड में। तो इसकी क्या है, ये कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, दोनों वर्ड सेम होते हैं। नेक्स्ट हमारे इधर क्या लिखा हुआ है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट्स कवर्ड इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बच्चों अब यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी को सेम रखिएगा, उसको चेंज ना कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही थी। आगे बच्चों हमारे पास जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट की स्लोप से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इसको हम इंशाल्लाह इक्वेशन ऑफ मोशन में देख लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास अगर स्लोप ऑफ द कर्व एट एनी पॉइंट कैन बी फाइंड द टेंजेंट, अच्छा ठीक है, टेंजेंट से हम उसकी वो निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट से हमारे पास उसकी वैल्यू आ सकती है, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये जो ग्राफ है, मैं बेसिकली ग्राफ बताना चाह रहा हूँ, ग्राफ किस चीज़ का है, इसमें वेरिएबल स्पीड है, कम ज़्यादा हो रही है स्पीड, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है, कोई रेस्ट पे नहीं है, चेंज हो रही है, वेरी कर रही है, तो उसका ग्राफ हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार, अच्छा एग्जाम्पल के लिए ग्राफ बनाया उसने, इसको तो चाहे रहने दें। आगे आ जाते हैं स्पीड टाइम ग्राफ, बच्चों ये भी देख ले एक दफ़ा, ये जो है वो यहाँ पे हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ है शोइंग द कांस्टेंट स्पीड, ये उसकी कांस्टेंट स्पीड है, ना कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है, इसी तरह से चलती जा रही है। लेकिन ये याद रखिएगा ये रेस्ट वाली नहीं है, स्पीड रेस्ट में हो ही नहीं सकती है, स्पीड मोशन की कैटेगरी वो उसमें आती है कैटेगरी में, तो कुछ ना कोई चीज़ मूव कर रही है, मोशन हो रही है। तो ये हमारे पास हो गया सारा, ये इतना याद करना है इसमें से। आगे नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ये वाला, इसमें क्या है, इसमें यूनिफॉर्म जो ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा है, क्योंकि जब वेलोसिटी को टाइम से हम रिलेशन निकालेंगे, वेलोसिटी का और टाइम का रिलेशन निकलेगा तो एक्सीलरेशन के लिए ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, क्योंकि जिसमें यहाँ पे जो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज आ रहा है हर 5 सेकंड के बाद, जो कि यूनिफॉर्म है, जो कि कांस्टेंट है, जो कि इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए इक्वल वो वेलोसिटी कवर की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास उसको डिवाइड करेंगे तो वो एक्सीलरेशन की वैल्यू भी आ जाएगी 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ये डिसेलरेशन की है, यहाँ से ऑब्जेक्ट ने शुरू हुआ टाइम, यानी कि देखें इस तरफ टाइम बढ़ रहा है, इस तरफ टाइम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पर बॉडी यहाँ से शुरू हुई थी जब टाइम 0 था, 5 सेकंड में यहाँ पे आ गई, 10 में यहाँ पे आ गई, 15 में यहाँ पे आ गई। तो डिस्टेंस जो वो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है बॉडी का वो नेगेटिव है, क्यों, क्योंकि उसका जो वेलोसिटी है वो कम होती जा रही है और एंड पे लास्ट पे तो 0 पे आ गई, मतलब VF 0 है, रेस्ट पे आ गई है, उसका एक्सेलरेशन -0.4 निकला। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट, या कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डिस्टेंस निकालना है तो जो ग्राफ के अंदर एरिया होता है उससे हम निकाल सकते हैं, इसमें बस ये बात ही काम की है क्योंकि ये उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ होनी है। नेक्स्ट हमारे पास बच्चों ये एग्जांपल्स हैं, आसान है, अब कर लीजिएगा, काफ़ी लेंथी हो गई वीडियो। इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, कंसिडर अ बॉडी मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी vi इन स्ट्रेट लाइन विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, एक्सेलरेशन a है, वेलोसिटी इनिशियल vi है, इट्स वेलोसिटी बिकम जो फाइनल वेलोसिटी वो vf बन जाती है, vi, i स्टैंड फॉर इनिशियल, यहाँ पे vf, f स्टैंड फॉर फाइनल, ये याद रखिएगा, ये तो मतलब बेसिक सी बातें हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द मोशन ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब द स्पीड। अच्छा बच्चों ये जो हमारे पास है ना, यहाँ पे ये बातें आपने लिखनी है हर उसमें, लेकिन यहाँ पे पहले डायग्राम समझ लें, पता नहीं आपको ये डायग्राम सही नज़र भी आ रही है कि नहीं, आप बुक खोल के चेक कर सकते हैं। तो डायग्राम में बेसिकली एक ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव शुरू करता है, मोशन करना ऐसे ऐसे मूव हो रहा है, यहाँ ऐसे, कभी यहाँ तक रखेंगे हम, कभी वहाँ तक रखेंगे, ये तो बात करते हैं हम किस इक्वेशन को हम ड्राइव कर रहे हैं। तो पहली इक्वेशन के अंदर हमने बेसिकली ये फाइंड करना है स्लोप ऑफ लाइन AB, तो ये AB का स्लोप फाइंड करना है, उसका फॉर्मूला ये होता है कि हम इसको ये BC जो है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसको इस बेस से जो कि हमारे पास है AC उससे डिवाइड करा देते हैं। तो जब हम इसको, मैं यहाँ पे मैंने एक और डायग्राम बनाई हुई है आपको समझाने के लिए, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। तो अब जब इसको डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आएगा। ये जो BC है ना, यहाँ से यहाँ तक, यानी कि ये जो चीज़ है, ये कैसे निकाल सकते हैं हम, ये हम निकाल सकते हैं कि अगर हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला जिसको हमने यहाँ पे VI बोला हुआ है, राइट साइड पर आप देखेंगे तो ये VI की इक्वल है, अगर इसको हम इसमें से माइनस कर दें, किस में से, D से लेके B तक के डिस्टेंस में से, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल मैं दोबारा आपको थोड़ा सा इसको ये पॉइंट समझने वाला मैं समझाता हूँ। ऐसे है, अगर मैं कहता हूँ जो टोटल डिस्टेंस है ना, जो टोटल डिस्टेंस है यहाँ तक वो मैं टोटल कहता हूँ वो है 10 यूनिट, कुछ भी है, मैं 10 कहता हूँ उसको, वो 10 है, और जो यहाँ से यहाँ तक है मैं उसको कहता हूँ कि वो 4 है। तो ये ऊपर वाला कैसे निकालेंगे, वो 6 होगा, निकालेंगे कैसे, 10 - 4 है ना, तो ये 6 आ जाएगा। तो कैसे निकाला हमने, जो टोटल वैल्यू थी उसमें से जो नीचे वाली थी उसको निकाल दिया, तो इधर टोटल वैल्यू VF है, नीचे वाली VI है, जो रिमेनिंग है वो हमारे पास आ जाएगी, और वो क्या आएगी हमारे पास, वो बेसिकली आएगी हमारे पास VF - VI। तो हमारे पास एक चीज़ आ गई है, वो क्या है कि ये जो वैल्यू है ना यहाँ से B और जो C की वैल्यू है वो हमारे पास VF - VI, ये कैसे निकाली, BD - BC, यहाँ पर लिखा हुआ BD - CD,
सी से डी, ये ऊपर से नीचे जा रहे हैं ना, बी से डी की तरफ आ रहे हैं तो सी से भी डी की तरफ ही आए, ऐसे पढ़ लें इसको। ओके, ये हमने लिख दिया। डिवाइड बाय ओडी, वो तो टाइम ही, उसका तो रोला ही नहीं है, टाइम तो वो ये सेम है। ओके, बी डी वी एफ की इक्वल है, सी डी वी आई की इक्वल है, यहाँ लिखा हुआ है, और जो ओ डी वो टी के इक्वल है। हमने दोनों सब की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास एक्सेलेरेशन वाला फॉर्मूला आ गया। हमने टी को जाकर मल्टीप्लाई करवा देना है, तो वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी आ जाएगा। इसको तरतीब से लिख लेते हैं, वी एफ को पहले लिख लेते हैं, तो वी आई जो है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इधर माइनस हो रखेगा और जी की इक्वेशन के प्लस हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। बट ये रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, क्योंकि ये इक्वेशन में आगे यूज़ भी होना है। मैं पहले इसको जो है ना यहाँ पे, हाँ इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसकी वजह मैं बताता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यूज़ होगा ये इस जगह पे, यानी कि वी एफ माइनस वी आई हमारे पास अब आ चुका है, किसके इक्वल है, इसको मार्क कर दिया मैंने, ये ए टी के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड में हमने ना सारा यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस निकालना है। जब डिस्टेंस निकालते हैं हम, तो मैंने भी पहले बताया था कि नीचे का एरिया निकालना होता है, सारा एरिया निकालना है इस वाले में। तो एरिया हम निकालने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है, मैं डायग्राम से समझा रहा हूँ कि एक तो ये बनती है रेक्टेंगल ये वाली, और दूसरी बनती है ये वाली ट्रायंगल। रेक्टेंगल और ट्रायंगल के निकाल लेते हैं हम, वो क्या कहते हैं उसको, एरिया, उनको ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यही उसने भी किया है कि रेक्टेंगल ओ ए सी डी, कौन सा, ओ ए सी डी, इसका एरिया निकालो, ये रेक्टेंगल जो बनती है इसका। और एक उसने और बताई है, वो क्या बताई है, ट्रायंगल बताई है, कौन सी, ए बी सी, ये ए है, इधर आ गया बी पे, ये सी, ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकालो, दोनों का एरिया निकालो, दोनों को ऐड कर दो, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। यहाँ पे सारा कुछ हुआ, मैं यहाँ पे आपको पहले समझाता हूँ इसका एरिया कैसे निकालते हैं। ए से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एरिया को, कैसे निकालेंगे, हमेशा याद रखें एरिया निकालने के लिए ना, जो रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं ना हम, वो निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ से। इसमें लेंथ क्या है, वो टाइम है, मल्टीप्लाई बाय, और ये क्या है, ये चीज़, ये वी आई की इक्वल है। इधर ये आंसर किया हुआ है, विड्थ इसकी वी आई है, तो मैंने लिख दिया वी आई, और यहाँ पे ये आ गया वी आई, इसको मैंने थोड़ा सीधा करके लिख दिया, तो इसका एरिया आ जाता है वी आई टी। सही है, ये हमारे पास एक एरिया है। दूसरे वाला का एरिया जो होता है ना, इसमें बेसिकली जो एरिया निकाला जाता है ना, वो निकाला जाता है हमारे पास, ए इसमें इक्वल होता है किस किस चीज़ के, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के। याद रखिएगा बच्चों, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि ये इस ट्राइंगल का हाफ है। देखो यहाँ से जो ट्राइंगल कंप्लीट हो रही है, वो ट्राइंगल क्या है, जो भी है वो, लेकिन उसका एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हाफ है, हाफ कैसे है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ ये हाफ कैसे है। आधी ये वाली और आधी ये वाली, तो क्या हो गई, हाफ हो गई ना। तो हाफ करने के लिए मैंने पहले बताया किस चीज़ को हाफ करना, तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब हमारे पास बच्चों मज़ेदार बात ये है कि इधर यहाँ पे 1/2 मैं इधर लिख रहा हूँ, इसका जो है एरिया, ये ट्राइंगल का भी तो एरिया उतना ही होना है ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ ऐसे 1/2। जो इसकी लेंथ है वो तो टी ही है, क्रॉस जो इसकी विड्थ है वो वी एफ माइनस वी आई भी है, और उसको मैंने बोल दिया था वो ए टी भी है। ये हमारे पास दो एरिया निकल आए हैं, इन दोनों को हमने ऐड करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी जो मैंने बातें बताई हैं। तो ये एरिया निकाल लिया किसका, रेक्टेंगल का और ट्राइंगल का, जो दो बनी थी उन दोनों के एरिया। जो इसका एरिया है ना, वो इसका भी एरिया है, सेम ही है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। आगे बच्चों चलते हैं, ये हमने लिखा ट्राइंगल का निकालते हैं, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ किया उसने, वी आई मल्टीप्लाई बाय टी किया उसने, और उसके बाद उनकी जो है ना वैल्यू आ गई 1। ये है किसका, रेक्टेंगल का। नेक्स्ट जब ट्राइंगल का निकालेगा करेगा हाफ ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी। ए सी क्या है, उसमें बेसिकली ये वाली लेंथ ना, और बी सी क्या है, ये वाली विड्थ। लेंथ और मल्टीप्लाई विड्थ ही है, आप डायग्राम से देखोगे ना तो आप रिलेट कर लोगे। तो ए सी की जगह पे टी पुट किया, और ये हमारे पास एक और एरिया निकल आया जो कि ट्राइंगल का था। दोनों को क्या करना था, ऐड करना था यहाँ पे, तो हमने ऐड कर दिया। दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट ये बन जाएगा, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर बन जाएगा ये वाला। क्यों, क्योंकि टी और टी मल्टीप्लाई होंगे तो टी का स्क्वेयर बन जाएगा। अगर इसका नहीं पता टी का स्क्वेयर क्यों बनाइए, तो फिर आप मेरे बेसिक वाले लेक्चर देखें, अलजबरा के ऊपर लिखें अलजबरा बेसिक बाय सर अरबाब, तो आ जाएगा। अलजबरा की मैंने डिटेल्स करा दी हुई है। ये थोड़ी अलजबरा की यहाँ पे टेक्निक लगी है कि जब सेम क्वांटिटीज लाइक क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, टी मल्टीप्लाई बाय टी, टी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ड्राइव हो गई। अब हम इसी हरकत को ओ ए बी डी डायग्राम पे आते हैं। यहाँ से ओ ए बी और डी यहाँ तक इस चीज़ को हम निकाल सकते हैं। अभी तो हमने अलग अलग निकाले थे ना वो एरिया वगैरह, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का। ये एक ट्रेपीजियम बनती है, उसका भी एरिया निकाल सकते हैं। उसका क्या होता है, उसका कहता है कि जो उसकी दो साइड है उनको ऐड करो, 2 से डिवाइड करो, और जो उनकी दूसरी वाली लेंथ है ना उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी जो दो पैरेलल साइड है उनको ऐड कर लो, उनको 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, जो दूसरी उनकी परपेंडिकुलर लाइन है, जो दूसरी है, मतलब उनके लेंथ कह लो, उसको आप जो मर्जी कह लो, विड्थ कह लो, उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने दो लाइन्स को ऐड कर लिया। कौन कौन सी थी, वो थी, एक थी ओ ए और एक थी यहाँ पे देखें, एक ये वाली लाइन थी ओ ए, एक दूसरी ये थी बी और डी। इन दोनों को हमने कर लिया है ऐड और 2 से डिवाइड करवा दिया।
और फिर उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इस OD से यानी कि टाइम से, और इन सब की वैल्यूज़ भी पुट कर देनी है हमने इसमें। तो अब वैल्यूज़ आप डायग्राम से देखेंगे तो आप रिलेट कर लेंगे, पर उससे पहले आपने एक छोटा सा काम करना है, इस 2 को ले जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये 2s के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिख दी है, मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, OD के साथ। अब इसमें हमने खुद से इस चीज़ को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इस इक्वेशन में करना है, और इसको आपने याद रखना है। ये बेसिकली एक्सीलरेशन है, ये हम कर चुके हैं पहले, ये एक्सीलरेशन की ही डेफिनेशन है, यानी कि हमने BC को डिवाइड करवाना है OD से, वो उसके इक्वल होता है A के। तो अब हम इसको डिवाइड करवाएंगे तो दोनों तरफ जो है यानी कि इस चीज़ को दोनों तरफ हमने मल्टीप्लाई करा देना है, एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है उसको, BC डिवाइड बाय OD, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया, इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो हमारे पास इधर तो इसकी वैल्यू A बन जाएगी, मैंने यहाँ पे पुट भी कर दी है A, लेकिन राइट साइड पे उसने इस OD को इस OD से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास बन गया OA प्लस BD मल्टीप्लाई बाय BC। अब हमारे पास गौर से सुनिएगा, यहाँ पे OA इक्वल होता है VI के, BD इक्वल होता है VF के, ठीक है, उसकी वैल्यूज पुट कर दी है, तो 2AS बन ही चुका है, इधर बन जाएगा बाद में नेक्स्ट स्टेप में, 2S मल्टीप्लाई बाय A तो बन चुका है। BC इक्वल होता था VF माइनस VI के, जिसको हमने AT भी रखा था, तो ये VF माइनस VI उसकी भी वैल्यू पुट कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इसमें वही अलजेब्रा वाला फॉर्मूला लगे, एक दो प्लस में लिखा हुआ है, एक दो माइनस में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर डाल देंगे, यानी कि फॉर्मूला ये है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है किसके इक्वल, x प्लस वाई और x माइनस वाई। तो ये बेसिकली इसका फॉर्मूला अप्लाई हो गया, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर बन गया माइनस सेकंड का स्क्वायर बन गया, तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, जो कि 2AS इज इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। बच्चों वीडियो बहुत लेंथी हो गई थी, तो मैंने जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना ये बड़ी शॉर्टली करवाई हैं। अगर आप चाहते हैं, अगर आपको खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, आई होप कि समझ आ गई हो, पर अगर समझ नहीं आई है ना तो आप कॉमेंट्स में बता दें, मैं इक्वेशन ऑफ मोशन को दोबारा से डिटेल में समझा दूंगा, एक एक को अलग अलग वीडियो बना के समझा दूंगा, क्योंकि ये जो दूसरी और जो तीसरी इक्वेशन है ना ये अकेली तकरीबन 10-10 15-15 मिनट का टॉपिक है, मैंने तो सारी 10 मिनट में तकरीबन कंप्लीट कराई है ना, तो हर एक के लिए 10-15 मिनट अलग से चाहिए होते हैं, तो मैंने जल्दी करवाई है, इसलिए मे भी आपको जो है कोई पॉइंट मिस हो गया हो, आपको समझ ना आया हो, आप या तो वीडियो को दोबारा देख लें या फिर मुझे कमेंट्स में बता दें, मैं दोबारा भी करवा दूंगा, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे कुछ उसने चीज़ें दी हुई हैं, इस एग्जाम्पल में 2.10 देख लेते हैं बच्चों, ताकि एक दो एग्जाम्पल भी हो जाए ना इसकी, अच्छे से हो जाए। तो VI है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम 5 सेकंड है, कहते हैं VF निकालो। तो पहली इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, VF इक्वल टू VI प्लस AT, उन दोनों की वैल्यूज को रखा और सोल्व किया, आंसर आ गया हमारे पास। अच्छा बच्चों, इन तीनों इक्वेशंस के साथ अभी हमारा थोड़ा सा टॉपिक रहता है, पहले उसको देख लेते हैं, वो है ग्रेविटी वाला, मैं उसको पढ़ा देता हूँ। उसमें 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, A को G से रिप्लेस कर देता है, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से रिप्लेस करना है उसमें। तो बच्चों यहाँ पे है ड्रॉप एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सम हाइट एंड ऑब्जर्व इट्स मोशन, ड्रॉप इट्स डज इट्स वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन कांस्टेंट एज इट अप्रोचेस द ग्राउंड। तो बताओ बच्चों क्या रहती है, ऊपर से नीचे किसी ऑब्जेक्ट को फेंकें उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है। ये मैंने आपको मतलब ये याद नहीं करना आपने, मैंने इसलिए हाईलाइट किया था कि मैं आपसे पूछूंगा, पर मैंने आंसर बता दिया क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके मतलब जो है ना वो थोड़ा पोज करूं वीडियो के लिए। खैर आगे चलते हैं बच्चों, ये जो है ना ये साइंटिस्ट है भाई, इसकी कभी आपको टाइम मिले तो गलीलियो के बारे में पढ़ना कि इसने कैसे डिस्कवरी की थी, क्या क्या इसने जो है यूनिवर्स के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में चीज़ों को डिस्कवर करके बताया था, और चर्च में इसको पनिशमेंट भी दी गई थी वगैरह वगैरह, बाद में इसको आप चेक कर लीजिएगा, अभी टाइम नहीं डिस्कस करने का, लेकिन इंटरेस्टिंग स्टोरी है। खैर वो कहते हैं कि इस पर्सन ने, गलीलियो ने ड्रॉप किया डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को जिनके मैसेज जो थे वो डिफरेंट थे, और वो उसने देखा कि वो एक ये जो पीसा का टावर है इससे उसने उनको फेंका और वो सेम टाइम पर ज़मीन से आके टकराए, ज़मीन पर सेम टाइम पे पहुंचे। तो फिर उसने उसे बताया कि द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल g, ये भी वो है वेक्टर है इसलिए बोल्ड करके लिखा हुआ है। ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इट्स वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका लिखने का मतलब ये है कि सर्फेस ऑफ अर्थ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, पर जैसे जैसे ऊपर जाएंगे कम होती रहेगी, उसकी वजह हम आगे देखेंगे इंशाल्लाह। फॉर बॉडीज फॉलिंग डाउन द g इज पॉजिटिव एंड द नेगेटिव फॉर द बॉडीज मूविंग अप। अगर कोई बॉडी ऊपर जा रही है तो उसकी ग्रेविटी क्या होगी, नेगेटिव, जो अगर नीचे आ रही है तो उसकी ग्रेविटी पॉजिटिव, क्योंकि नीचे आएगी तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव। अगर ऊपर जाएगी तो ग्रेविटी, वो जो ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन है, अगर बॉडी ऊपर जाएगी तो जो वेलोसिटी है वो बेसिकली डिक्रीज होगी, अगर डिक्रीज होगी तो हम एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, मतलब डिसेलरेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास ग्रेविटी, और ग्रेविटी की जो 3 मोशन हम इक्वेशन बनाएंगे वो बनाते हैं हम VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, मतलब ये ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। अगर हमारे पास बच्चों याद रखिएगा मोशन हो रही है इस तरह से लीनियर स्ट्रेट लाइन में, उस तरह की मोशन हो रही है इस तरह से, तो उसमें एक्सेलरेशन होता है A, और अगर कोई ऊपर इस तरह से अप डाउन वाली मोशन हो रही है तो उसमें एक्सेलरेशन होता है G। तो A को G से रिप्लेस कर देते हैं, इसमें जब डिस्टेंस कवर होता है उसको हम H बोलते हैं, लेकिन इस वाले केस में जो डिस्टेंस होता है उसको H बोलते हैं, तो इसलिए A जो है जो वो है ना A वो G से रिप्लेस हो जाता है, S जो है वो H से रिप्लेस हो जाता है। ये 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है ग्रेविटी के रेफरेंस पॉइंट से, तो ये दी हुई है तीनों।